एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने पैथोफिजियोलॉजी के अंदर नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स के बारे में, जो कि हमारे यूनिट 3 का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। तो देखो, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ये हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये हमारे उससे भी हमारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे जितने भी हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे हमारा एपिलेप्सी हो गया, पार्किंसंस डिजीज हो गया, स्ट्रोक हो गया, अल्जाइमर्स हो गया, डिप्रेशन हो गया, इन सभी के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। और सभी का टाइम आप लोग को जो है वीडियो में देखने को मिल जाएगा। बाकी बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं अपना बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट नर्वस सिस्टम। तो देखो, नर्वस सिस्टम के बारे में एक थोड़ा बेसिक बातें तो आप सभी को पता होगी। नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है? नर्वस सिस्टम हमारा वो सिस्टम होता है जिसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड और जो भी हमारी नर्व्स होती हैं। ठीक है, यानी हमारी ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हमारी कुछ नर्व्स निकलती हैं, ये और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये तीनों मिलकर हमारा बनाते हैं नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम भाई क्या करता है? इट इज द मेजर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी कि हमारी डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करते हैं, यानी जो भी हम लोग चलते हैं, बोलते हैं, या फिर जैसे अभी मान लो आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? ये सारी चीज़ें हमारा नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। यानी ये बॉडी का हमारा क्या होता है? ये बॉडी का हमारा कमांड सेंटर होता है। यानी हम लोग जितनी भी एक्टिविटी करते हैं उनको यहाँ पे कमांड देने का काम कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम करता है। अब देखो, यहाँ पे ये मेजर क्यों होता है? क्योंकि इसके अलावा एक सेकेंडरी कंट्रोल भी हमारा बॉडी का किसके हाथ में होता है? हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के पास। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों मिलकर हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। लेकिन उसमें भी जो मेजर होता है वो किसके पास होता है? नर्वस सिस्टम के पास। अब यहाँ पे देखो, इसके अंदर मेनली हमारा 3 कंपोनेंट होते हैं। जैसे हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है, तो ब्रेन आप लोग को पता ही है। बाकी स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन से हमारी जो एक एक्सटेंशन निकली हुई होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और इन दोनों से निकलनी हमारी क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स मतलब जो नर्व्स हमारी ब्रेन से निकलती है, स्पाइनल नर्व्स मतलब जो नर्व हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। सो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग थोड़ा सा अपना जो है इसके बारे में और डिटेल इंट्रोडक्शन देखें, तो यहाँ पे देखो, जैसे हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग थोड़ा सा समझना चाहें, तो ब्रेन में हमारा क्या होता है? देखो, ब्रेन में जो सबसे लार्जर पोर्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम। ठीक है, और बाकी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद हमें यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत थैलेमस देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हमारा हाइपोथैलेमस हो गया, और यहाँ पे हमें जो है मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम। देखो, इन सभी के बारे में बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोगों को देखना है तो HAP में लेक्चर अपलोड है, वहाँ देख सकते हो। और जितना हमें आज के लेक्चर में काम होगा उतना हम लोग जो है जरूर देखते हुए चलेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें सेरिब्रम की, तो सेरिब्रम को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखो, सेरिब्रम हमारा क्या होता है? ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पोर्शन होता है। और देखो, ये जो सेरिब्रम की जो अपर लेयर होती है, ठीक है, ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। देखो, ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं क्योंकि अभी काम आने वाली है। थोड़ा सा आप लोग देख लो, ठीक है, थोड़ा सा बस। ठीक है, और बाकी हम लोग बात करें तो डिवाइडेड इंटू 2 हेमिस्फीयर। अब देखो, वैसे ये क्या है? ये हम लोग ब्रेन को थोड़ा सा सामने से देख रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग ब्रेन को अपना जो है अपर पार्ट से देखें, ठीक है, ऊपर से अगर हम लोग ब्रेन को देखें, तो हमारा ये जो है 2 हेमिस्फीयर में हमें डिवाइड होते हुए देखने को मिलता है। पहला होता है राइट हेमिस्फीयर और दूसरा होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। यानी इसको अगर आप लोग देखो, ये देखो, ये क्या है? ये हमारे ब्रेन का टॉप पोर्शन है। यानी अगर हमारे सर को कोई ऊपर से देखे खोल के, ठीक है, तो उसको यहाँ पे ब्रेन जो है कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे जो है 2 हेमिस्फीयर देखने को मिलेंगे, एक हो गया राइट और एक हो गया लेफ्ट। और ये क्या है? ये हमारे ब्रेन का सेरिब्रम वाला पार्ट है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसी को थोड़ा और डिटेल में देखें, ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे हमें जो है 4 लोब्स भी देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे हमारा 4 लोब कौन कौन? देखो, बस थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग जान लो। मुझे पता है थोड़ा आप लोग जो है बोर हो रहे हो, बट जल्दी से देख लेते हो, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, हमारे 4 लोब्स होते हैं। फ्रंटल लोब होता है, पैराइटल हो गया, टेम्पोरल हो गया और ऑक्सीपिटल। और ये चारों हमारे जो है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे अलग अलग जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे फ्रंटल लोब की बात करें तो ये हमारा मोटर कॉर्टेक्स, इसको हम लोग मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं, क्योंकि मोटर का मतलब होता है जैसे हमारी बॉडी में जितना भी कह सकते हो जो भी मोशन वगैरह का काम है, ठीक है, जो भी हमारा चलने वलने वगैरह का काम है, वो हमारा फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। और फिर हमारे यहाँ पे सेंसरी, यानी जितना भी हमारा सोचने समझने वाला काम है, वो हमारा पैराइटल लोब कंट्रोल करता है। ठीक है, और जो हमारी ऑडिटरी, यानी कि जो हमारा कह सकते हो सुनने समझने की क्षमता होती है, वो हमारा टेम्पोरल लोब कंट्रोल करता है। और ये जो हमारी देखने की जो क्षमता होती है, इसको कंट्रोल करता है हमारा ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इस तरीके से हमारे ब्रेन के डिफरेंट लोब्स होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इसमें भी बात करें तो जो हमारा थैलेमस होता है, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि ये अभी हमारा बहुत ज़्यादा काम आने वाला है।
ये थैलेमस हमारा क्या होता है, थैलेमस हमारा होता है गेटवे ऑफ ब्रेन, जो कि क्या करता है, रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल सेंसरी नर्व्स एंड सेंस टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन। देखो सेंसरी नर्व्स का होता है, इसको भी हम लोग देखना है अभी। बाकी अगर हम लोग बात करें तो देखो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन के अंदर होती है उसको यहाँ पे कलेक्ट करने का काम हमारा थैलेमस करता है, और यही हमारे ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में भेजने का काम करता है। अभी देखो ये क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे, और बाकी हम लोग थोड़ा सा अपना बात करें जो है नर्व्स के बारे में। सो यहाँ पे देखो ये हम लोगों ने ब्रेन तो देख लिया, लेकिन ये जो हमारा पूरा ब्रेन है, या फिर कह सकते हो ये जो भी ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये आखिर बना किससे है, मतलब या फिर ये जो हमारी नर्व्स हैं इनके अंदर आखिर सेल कौन सी है। तो इनके अंदर जो सेल होती है, जो मेजर सेल होती है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन्स। देखो वैसे हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर दो टाइप के सेल देखने को मिलती है, एक हो गया न्यूरॉन्स, दूसरा हो गया न्यूरोग्लिया। लेकिन जो मेजर फंक्शन वाली सेल होती है, यानी ये जो हमारा नर्वस सिस्टम का जो भी फंक्शन है, यानी ये जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, जो हम लोग मतलब कंट्रोल करते हैं, जो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को जो कंट्रोल करता है वो हमारा न्यूरॉन्स के थ्रू करता है, यानी न्यूरॉन्स ही हमारी ब्रेन के अंदर मेजर फंक्शनल वाली सेल होती हैं। बाकी अगर हम लोग न्यूरॉन्स की बात करें तो ये क्या करता है, जनरेट्स, कैरी एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो ब्रेन नर्व इम्पल्स का मतलब सिंपल होता है सिग्नल, ठीक है, सिग्नल समझ लो आप लोग। तो ये क्या करता है, हमारा कह सकते हो जितना भी सिग्नल होता है, यानी जैसे हम लोग कोई भी परफॉर्म कर, मतलब हम लोग एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो सिग्नल के थ्रू होता है ना। हम लोग हमारा जो कह सकते हो हमारी बॉडी ब्रेन को सिग्नल भेजती है, फिर ब्रेन बॉडी को सिग्नल भेजता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिग्नल वाला काम होता है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे जनरेट, यानी सिग्नल को जनरेट भी करता है न्यूरॉन, ठीक है, कैरी भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है हमारा न्यूरॉन। अगर हम लोग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारा कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, और इसके अंदर हमारे चार पार्ट होते हैं, जैसे एक मेजर चार पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे एक हमारा हो गया डेंड्राइट। तो यहाँ पे देखो ये न्यूरॉन्स जो होती हैं थोड़ी स्पेशल टाइप की सेल होती है। तो इसमें हमें जो है अपर में देखो ये वाला पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कह सकते हो जो फूल पत्ती झाड़ी जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। और ये जो अंदर का सेल्यूलर पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, ये जो मेन अंदर वाला पोर्शन है ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। और उसके बाद ये जो आप लोग को लॉन्ग जो है इसकी एक्सटेंशन दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्जॉन। और ये एक्जॉन जहाँ पे खत्म हो रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक्जॉन टर्मिनल। तो यहाँ पे देखो ये होता है हमारा न्यूरॉन्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर। और बाकी हम लोग बात करें तो ये जो न्यूरॉन्स है, ठीक है, तो इनका अरेंजमेंट हमारा ब्रेन में जो है कह सकते हो हमारा कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, जैसे मान लो हमारे ब्रेन को कोई भी सिग्नल हमारी बॉडी को भेजना है या फिर बॉडी से रिसीव करना है, तो वो किस तरीके से होता है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा सिग्नल है वो हमारा आता है जो है न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के पास, यानी ये जो हमारा डेंड्राइट्स होते हैं, सबसे पहले सिग्नल हमारा जो है इन डेंड्राइट्स के पास आता है। और डेंड्राइट से सिग्नल हमारा उसके बाद जाता है हमारे सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी के बाद जो हमारा सिग्नल है ये हमारा ट्रैवल करता है हमारे एक्जॉन पर, ठीक है। यानी कि देखो सिग्नल क्या हुआ, सबसे पहले डेंड्राइट पे आया, डेंड्राइट से हमारा गया सेल बॉडी के अंदर, सेल बॉडी से हमारा ट्रैवल करा हमारे कहाँ पे, एक्जॉन पे, और एक्जॉन से सिग्नल हमारा पहुंचता है हमारे एक्जॉन टर्मिनल पे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, जैसे मान लो ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, और ये जो नर्व्स आप लोग को दिख रही है, तो देखो ये नर्व्स ही हमारा जो है इस तरीके से ही हमारा न्यूरॉन का एक जॉइंट होता है हमारा नर्व्स, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो न्यूरॉन्स हमारे कुछ इस तरीके से, बहुत सारे न्यूरॉन्स जॉइंट होकर नर्व्स बनाते हैं। ऐसा थोड़ी कि एक न्यूरॉन होता है, बहुत सारे होते हैं। तो ये बहुत सारे आपस में सिग्नल कैसे ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ पे सबसे पहले एक न्यूरॉन के पास सिग्नल आया, ठीक है, मान लो हमारा डेंड्राइट पे सिग्नल आया, फिर ये गया हमारा सेल बॉडी से गया एक्जॉन पे, एक्जॉन से गया एक्जॉन टर्मिनल पे, और एक्जॉन टर्मिनल से हमारा जो सिग्नल है ये हमारा डायरेक्ट जंप कर जाता है हमारे दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे। और इस तरीके से क्या होता है, अब इस तरीके से देखो दूसरे न्यूरॉन पे भी क्या होगा, डेंड्राइट से सिग्नल सेल बॉडी से एक्जॉन, एक्जॉन से एक्जॉन टर्मिनल, और इसके पीछे भी हमारा एक न्यूरॉन होगा। तो इस तरीके से सिग्नल देखो हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट न्यूरॉन से जो है पास होते हुए कहाँ जाते हैं, हमारे ब्रेन के पास। और देखो इसी तरीके से देखो एक होता है ब्रेन के पास ले जाने वाला और एक होता है ब्रेन से बॉडी के पास ले जाने वाला। तो देखो हमारे न्यूरॉन्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन्स, यानी सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो सिग्नल यानी कि सिग्नल को हमारी बॉडी से ब्रेन के पास लेके जाते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो हमारा सिग्नल को ब्रेन से बॉडी तक लेके आते हैं। जैसे मान लो आप लोग ऐसे समझो कि मान लो हमें कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन के पास, ठीक है। यानी ब्रेन के पास एक सिग्नल जाता है कि हमें जो है एक एक्शन परफॉर्म करना है, तो उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए फिर क्या होता है, ब्रेन हमारा सिग्नल भेजता है दोबारा से, ठीक है, बॉडी को। तो देखो ये जो ब्रेन जब सिग्नल भेजता है तो वो भेजता है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, और जब ब्रेन को जाता है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। तो देखो ये हमारा था यहाँ पे एक न्यूरॉन्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। और ये आप लोगों ने देख लिया कि हमारा सिग्नल कैसे ट्रांसफर होता है। बाकी देखो चलो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि हमारा एक सिग्नल आया, ये हमारे न्यूरॉन से होता हुआ दूसरे पे गया, दूसरे से तीसरे पे गया, लेकिन ये एक्चुअल में कैसा होता है, मतलब ये सिग्नल एक्चुअल में कैसे जाते हैं।
सो यहाँ पे देखो थोड़ा सा आप लोग बस थोड़ा सा इसको भी समझ लो, ठीक है। बाकी अगर ये चीज़ें समझ गए ना तो आगे जितने भी हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो आप लोग को बहुत ईजिली समझ आ जाएंगे। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने इसको ऐसे तो दिखा दिया कि हाँ सिग्नल हमारा यहाँ से यहाँ पे चला गया, लेकिन वे कैसे जाता है, क्योंकि इनके बीच में देखो कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता, यानी ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन नहीं होते हैं, थोड़ा सा दूर दूर पे ही होते हैं। तो ये सिग्नल जाता कैसे है, तो ये सिग्नल हमारा जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स के थ्रू। अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स कैसे काम करते हैं, सो यहाँ पे देखो होता क्या है, जैसे अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो इस पोर्शन को हम लोग थोड़ा सा जूम करके बनाएं, यानी इसका ये जो एक्सॉन टर्मिनल है, देखो ये क्या है, ये एक्सॉन टर्मिनल ही तो है। तो इस एक्सॉन टर्मिनल को अगर हम लोग जूम करके बनाएं तो हम लोग जो है इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, देखो ये जो पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है ये हमारा है एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर हम लोग इस जो है अपने न्यूरॉन के दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट वाले पार्ट को जूम करके बनाए तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा डेंड्राइट का जूम पोर्शन, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा कह सकते हो डेंड्राइट का जो है जूम पोर्शन है। सो यहाँ पे देखो अगर हम लोग इसको डिटेल में देखना चाहें कि एक्चुअल में इसके अंदर हो क्या रहा है, सो यहाँ पे होता क्या है कि देखो ये जो सिग्नल्स होते हैं जब हमारा जो है ट्रैवल करते होते हैं हमारा, जब यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल पे आते हैं तो होता क्या है, ये सिग्नल्स हमारे बेसिकली आते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स के थ्रू, ठीक है, यानी न्यूरो ट्रांसमीटर्स के फॉर्म में। अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स होता क्या है, तो देखो ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स हमारे क्या होते हैं, दे आर द केमिकल मैसेंजर्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो यहाँ पे देखो ये जो आप लोग को कह सकते हो इस तरीके से हमारा जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और ये क्या होते हैं, ये हमारा जो है एक साइनेप्टिक वेसिकल्स में बंद होते हैं, क्योंकि देखो जब न्यूरॉन्स के अंदर हैं तब तो ये हमारा बंद रहेंगे, लेकिन जब होता क्या है कि जब न्यूरॉन से इसको जो है दूसरे न्यूरॉन पे जाना होता है, यानी एक न्यूरॉन से पास होके, यानी यहाँ से अब पास होके जब दूसरे पे जाना है तो होता क्या है कि ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ठीक है, ये हमारा जो है ब्रेक हो जाते हैं, यानी ये फट जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। और रप्चर होके होता क्या है कि ये हमारे जो है बिल्कुल इसके एंड पे आके और यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये हमारे रिलीज हो जाते हैं। और ये रिलीज होकर क्या होता है, ये जो हमारा दूसरा वाला न्यूरॉन है, ठीक है, ये इसके पास होते हैं इस न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स, ठीक है। अब रिसेप्टर्स मतलब क्या होता है, रिसेप्टर्स मतलब कि ऐसा समझो कि मतलब जैसे समझो कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एक चाबी है, ठीक है, और रिसेप्टर हमारा होता है इसका एक ताला, ठीक है। तो ये जो चाबी होती है ये इस ताले से आके बाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये जो है इसके लिए ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और रिसेप्टर पे जैसे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होता है तो ये ओपन होकर उसके बाद ये हमारा दूसरे न्यूरॉन्स में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या, देखो ये जो न्यूरॉन्स थे, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये यहाँ पे देखो सबसे पहले इसमें अब इसके अंदर बंद थे, फिर क्या हुआ कि ये बाहर आए, ठीक है। जब बाहर आए तो ये क्या हुआ, ये फट गया, ठीक है, ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स था ये फट गया, ठीक है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ये रिलीज हो गए, और रिलीज होकर क्या हुआ, ये रिसेप्टर्स पे बाइंड हो गए, रिसेप्टर पे बाइंड हो गया क्या हुआ, फिर ये हमारे जो है दूसरे वाले न्यूरॉन पे ट्रैवल कर गए। तो इस तरीके से देखो क्या होता है, हमारा सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है, यानी कि कह सकते हो सिग्नल का जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन होता है, ये हमारा जो है न्यूरो ट्रांसमीटर्स के थ्रू होता है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हमारे बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सिग्नल के ट्रांसमिशन में। तो देखो अब आप लोग यहाँ पे नर्वस सिस्टम का एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ चुके हो। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में। सो यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करें अपने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में तो देखो वही चीज़ है कि जैसे हमारा जब भी हम लोग जो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम के किसी भी पार्ट में अगर कोई भी कह सकते हो डिजीज या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है जो उसके फंक्शन को अफेक्ट करती है, यानी कि उसके जो भी कह सकते हो हमारी बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करती है, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब देखो वैसे तो हमारे बहुत सारे अलग अलग टाइप के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने सिलेबस में मेनली जो है ये सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को पढ़ना है, ठीक है, जिसमें हमारा आ जाता है एपिलेप्सी, पार्किंसंस डिजीज, स्ट्रोक, अल्जाइमर्स डिजीज और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर हमारा आ जाता है डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया। तो देखो इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में बहुत डिटेल में बात करेंगे, बहुत डिटेल में हम लोग जो है इनकी पैथोफिजियोलॉजी को देखेंगे और सभी का टाइम आप लोग को वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को जिस भी डिजीज की या फिर जिस भी पार्ट की रिक्वायरमेंट है आप लोग वो चीज़ जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एपिलेप्सी के बारे में। अब देखो एपिलेप्सी वैसे आप लोग को यहाँ पे जो है एक भले एक नया वर्ड लग रहा हो, लेकिन हिंदी में आप लोगों ने इसको जो है ज़रूर सुन रखा होगा और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मिर्गी का दौरा, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है अगर इसको देखा नहीं तो एटलीस्ट सुन तो ज़रूर रखा होगा। बाकी अगर चलो नहीं सुना है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। बाकी हम लोग बात करें एपिलेप्सी के बारे में तो देखो एपिलेप्सी में होता क्या है, epilepsy is one of the most common chronic neurological disorders characterized by recurrent and unpredictable seizures due to disorders of brain cell। देखो सबसे पहली बात करें हम लोग जो है एपिलेप्सी की, तो एपिलेप्सी में हमें देखने को मिलता है सीजर्स। सीजर्स का मतलब होता है झटका, ठीक है, यानी हमारी बॉडी को जब झटका लगता है उसको हम लोग बोलते हैं सीजर्स। और यहाँ पे देखो सीजर्स भी क्या होता है कि रिकरेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि सीजर्स मतलब ऐसा नहीं कि एक बार लग रहा है, बार बार झटके लग रहे हैं। और अनप्रेडिक्टेबल यानी कि हम लोग उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये झटके मतलब क्यों लग रहे हैं, कब लग रहे हैं, इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये मतलब अपने आप ही जो है
और बहुत ज़्यादा मतलब बार बार जो है जब सीजर्स के झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एपिलेप्सी। तो अगर आप लोगों ने कभी एक मिर्गी के पेशेंट को देखा होगा तो ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो बार बार उसकी बॉडी में जो है झटके आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एपिलेप्सी। अगर हम लोग थोड़ा सा सीजर्स को देखें तो सीजर्स क्या होते हैं? सीजर्स अकर्स ड्यू टू सडन अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेज इन ब्रेन दैट कैन कॉज चेंजेस इन बिहेवियर, मूवमेंट, सेंसेशन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। देखो सीजर्स में होता क्या है कि जो हमारा ब्रेन है ठीक है, तो उसके अंदर जो है कुछ अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेज से मतलब है यहाँ पे जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है ठीक है, तो इनके अंदर कुछ यहाँ पे डिस्टर्बेंसेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो पेशेंट है तो ठीक है, तो उसके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिलता रहता है, उसका जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाता है, उसकी जो सेंसेशन है ठीक है, और उसका जो कॉन्शियसनेस है यानी कि उसका वो अपना होश खो देता है। मतलब मिर्गी में अक्सर ही होता है कि पेशेंट जो है अपना होश खो देता है, उसको बार बार ऐसे झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी इट इज एन पैरोक्सिस्मल डिसऑर्डर। देखो पैरोक्सिस्मल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो मतलब ऐसे बार बार होते हो ठीक है, जैसे मतलब इसमें मिर्गी के दौरे में क्या होता है, झटका जो है बार बार ऐसे लगता रहता है ठीक है, और मतलब ये बार बार ही होता रहता है, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं पैरोक्सिस्मल डिसऑर्डर। बाकी हम लोग बात करें तो इट ऑफन अकर्स ड्यू टू टू मच एक्साइटेशन और टू लो इनहिबिशन। तो देखो इस चीज़ का क्या मतलब है? सो यहाँ पर देखो अभी हम लोगों ने जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स देखा जो कि हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट वगैरह करते हैं, तो होता क्या है, ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। यानी देखो इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं, लेकिन अगर हम लोग कुछ बहुत ही फेमस की बात करें तो एक हमारा ग्लूटामेट होता है जो कि बहुत फेमस हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और हमारा जो गाबा होता है वो हमारी बॉडी के अंदर मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो देखो होता क्या है कि जैसे एक्साइटेटरी नाम से ही समझ आ रहा है कि ये हमारी बॉडी को थोड़ा सा एक्साइट करने का काम करते हैं, यानी ये हमारी बॉडी को किसी चीज़ के लिए एक्साइट करते हैं, और इनहिबिटरी मतलब ये हमारी बॉडी की किसी भी एक्टिविटी को थोड़ा सा इनहिबिट यानी कि कम करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो होता क्या है एपिलेप्सी में, अच्छा जनरली क्या होता है कि इन दोनों का हमारी बॉडी में एक बैलेंस देखने को मिलता है, यानी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी हमारे दोनों कह सकते हो बराबर या फिर जो है बैलेंस अमाउंट में देखने को मिलते हैं, जिससे हमारी बॉडी एक हमारा कह सकते हो कंट्रोल में रहती है, हमारे कंट्रोल में रहती है। लेकिन यहाँ पे एपिलेप्सी में क्या होता है कि ये जो हमारा एक्साइटेशन है या तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी जो हमारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ये हमारे बहुत ज़्यादा काम करने लग जाते हैं, और या फिर जो हमारा इनहिबिटरी है ठीक है ये हमारे बहुत कम काम करने लग जाते हैं। मतलब ऐसे समझो ना कि पहले इन दोनों का बैलेंस था, लेकिन अगर मान लो हमारा एक्साइटेशन कुछ ज़्यादा ही हो जाए या फिर हमारा एक्साइटेशन नॉर्मल है लेकिन इनहिबिशन हमारा बहुत कम हो जाए, तो उन दोनों ही केस में क्या होगा, मतलब अल्टीमेटली देखो क्या होगा कि हमारा जो एक्साइटेशन है वो बढ़ जाएगा ठीक है, और एक्साइटेशन बढ़ने से ही क्या होता है हमारी बॉडी को जो है सीजर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी झटके लगना स्टार्ट हो जाते हैं, और एट लास्ट में ये एपिलेप्सी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे आई होप कि एक बेसिक चीज़ें समझ के होगे। बाकी अभी हम लोग देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है ठीक है। तो देखो हम लोगों ने देखा कि एक्साइटेशन की वजह से होता है, लेकिन एक्साइटेशन क्यों होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। बाकी हम लोग बात करें अपने टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी के बारे में, तो यहाँ पे देखो एपिलेप्सी को हम लोग यहाँ पे जो है दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया जनरलाइज्ड एपिलेप्सी और दूसरा हो गया फोकल एपिलेप्सी। सो यहाँ पे देखो जनरलाइज्ड और फोकल से क्या मतलब है, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा हमारा जो ब्रेन है ठीक है वो हमारा कह सकते हो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड है ठीक है। तो होता क्या है, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी इज अ टाइप ऑफ सीजर्स दैट इन्वॉल्व्स एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थ्रू आउट द एंटायर ब्रेन। यानी कह सकते हो कि जब हमारे पूरे ब्रेन में, यानी कि हमारे पूरे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर के बैलेंस में जब हमारा कह सकते हो प्रॉब्लम आ जाए, यानी हमारे पूरे ब्रेन में ही हमारा जो है एक्साइटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। यानी अगर हम लोग बाकी अगर सेकेंडरी टर्म में बोले तो हमारा जब दोनों हेमिस्फीयर कह सकते हो अफेक्ट हो जाए, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं जनरलाइज, यानी हमारा कह सकते हो पूरे ब्रेन को जब अफेक्ट कर दे तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। बाकी इट अफेक्ट्स बोथ हेमिस्फीयर, यानी यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों हेमिस्फीयर अफेक्ट हो जाते हैं, और इट इज़ फर्दर सब क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है ना, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे जो है बहुत ही थोड़ा अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे हमारा एक हो गया टॉनिक क्लॉनिक सीजर ठीक है, अब्सेंट सीजर हो गया, टॉनिक सीजर हो गया। देखो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत हो, ये एपिलेप्सी है, लेकिन यहाँ पे चूंकि जो है हमारा ये झटके से ही होता है ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा सीजर के फॉर्म में देख रहे हैं ठीक है। तो जैसे टॉनिक क्लॉनिक अब्सेंस, अब देखो ये जो ऊपर वाले दो हैं ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है जनरलाइज्ड के अंदर। बाकी ये जैसे हमारा टॉनिक होता है, क्लॉनिक होता है, एटॉनिक और मायोक्लॉनिक, तो ये सारे हमारे कुछ डिफरेंट टाइप के जनरलाइज्ड एपिलेप्सी होते हैं, और ये भी हमारा क्या है, ये हमारा एपिलेप्सी का एक टाइप है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इनको भी थोड़ा सा देखें ठीक है, बस थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो सबसे पहले आ जाता है हमारा टॉनिक क्लॉनिक सीजर, या फिर टॉनिक क्लॉनिक कह सकते हो एपिलेप्सी। तो इसके अंदर देखो होता क्या है,
जो हमारा टॉनिक क्लॉनिक है, तो सबसे पहली बात इसको हम लोग जो है ग्रैंड माल सीजर के नाम से भी जानते हैं। और देखो इसके अंदर क्या होता है, अगर हम लोग इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें यानी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसके अंदर सबसे पहली बात लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि जो पेशेंट है उसका होश खो जाता है। और दूसरा क्या होता है, स्टिफनिंग ऑफ मसल्स, यानी जो उसकी मसल्स है ना वो बहुत टाइट हो जाती हैं, यानी कि इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं टॉनिक फेस। यानी देखो यहाँ पे टॉनिक का मतलब होता है स्टिफनिंग ऑफ मसल्स और क्लॉनिक का मतलब होता है जर्किंग ऑफ मसल्स। देखो जर्किंग का मतलब होता है कह सकते हो थोड़ा झटका लगना, ठीक है, मूवमेंट होना, और टॉनिक और स्टिफनिंग का मतलब होता है कि उसकी मसल्स अकड़ जाना, मतलब ऐसे समझ लो कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन आ चुका है मसल्स में, यानी उसकी मसल्स बहुत ज़्यादा अकड़ जाती हैं, बॉडी पूरी अकड़ जाती है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं टॉनिक। और जो झटका होता है, ठीक है, फिर जो कह सकते हो जर्किंग मूवमेंट होता है इसको हम बोलते हैं क्लॉनिक। तो यहाँ पे ये दोनों ही चीज़ें हमें जो है अपने टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में देखने को मिलती है। और बाकी यहाँ पे इट लीड्स टू पोस्ट सीजर डिप्रेशन। और यहाँ पे होता क्या है कि देखो जो हमारा टॉनिक क्लॉनिक सीजर होता है इसमें क्या होता है कि जब हमारा पेशेंट को कह सकते हो झटका आ चुका होता है, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे उसको जो है काफ़ी डिप्रेशन देखने को मिल जाता है। मतलब उस पेशेंट के अंदर ना काफ़ी मतलब ऐसे कह सकते हो ना कि पेशेंट काफ़ी शांत हो जाता है, फिर वो ना सो जाता है काफ़ी देर के लिए, मतलब वो एकदम अपना होश खो देता है, ठीक है, मतलब झटके आने के बाद वो काफ़ी एक आराम की स्टेट में चला जाता है काफ़ी देर के लिए। और दूसरा यहाँ पे आ जाता है हमारे यहाँ पे अब्सेंट सीजर। अब अब्सेंट सीजर में क्या होता है, देखो सबसे पहली बात देखो ये दोनों ही हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ पे पेटिट माल सीजर के नाम से भी जानते हैं। और बाकी इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। देखो टॉनिक क्लॉनिक में क्या हो रहा था कि हमारा जो है काफ़ी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा था, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम के लिए, मतलब काफ़ी लंबा भी नहीं लेकिन थोड़ा सा कह सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए हो रहा था। लेकिन ये जो अब्सेंट सीजर है ना, इसमें हमारा ना क्या होता है कि जैसे इंसान एक काम कर रहा होता है इन द मिडिल ऑफ एन एक्टिविटी, जैसे मान लो कोई पेशेंट है वो अपना आराम से कोई काम कर रहा है, लेकिन उसी के बीच में क्या हुआ कि बीच में उसको जो है उसका जो कॉन्शियसनेस है यानी कि वो अपना होश खो देता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा एक अब्सेंट माइंडेड बिहेवियर शो करने लगता है। जैसे समझो कि कोई इंसान है वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वो काम करते करते बिल्कुल वो अचानक से सीधे देखना चालू कर दिया बिना वजह, ठीक है, वो देखे जा रहा है, मतलब वो उस टाइम उसका क्या होता है, उस टाइम उसका होश खो चुका होता है, और उसके बाद वो दोबारा मतलब उसका माइंड वापस आ जाता है और फिर वो दोबारा से अपने काम में लग जाता है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि झटके आने के बाद वो बिल्कुल एकदम आराम करने नहीं जाता, ठीक है, इसकी तरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा जो है एक अब्सेंट माइंडेड बिहेवियर होता है, और काम जो है मतलब ये बीच में और ये आता ही रहता है, मतलब ऐसा समझो कि काम कर रहा है, थोड़ी देर के लिए आया फिर नॉर्मल हो गया, फिर थोड़ी देर के लिए आया फिर नॉर्मल हो गया, ठीक है, तो ये 30-60 सेकंड्स के लिए होता है। बाकी इन दिस पेशेंट सोच अब्सेंट माइंडेड, यानी कि अब्सेंट माइंडेड होता है, और जो है चिल्ड्रंस में ये यानी कि बच्चों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और बाकी हम लोग थोड़ा सा बात करें अपने टॉनिक क्लॉनिक, तो यहाँ पे देखो जैसे टॉनिक में क्या होता है वही चीज़ है कि यहाँ पे मसल स्टिफनेस रिजिडिटी देखने को मिलती है, और ये हमारे जो है यूजुअली बैक आर्म्स और लेग्स की मसल्स को अफेक्ट करता है। क्लॉनिक में क्या होता है यहाँ पे हमें जो है जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलता है, और ये हमारा मेनली जो है नेक फेस एंड आर्म्स को अफेक्ट करता है। एटॉनिक में क्या होता है, देखो एटॉनिक में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट का जो मसल कंट्रोल है वही पूरा खो जाता है। मतलब ऐसा समझो कि पेशेंट बिल्कुल सीधा खड़ा है, अब जैसे सीधा खड़ा होने के लिए क्या चाहिए भाई, हमें कंट्रोल चाहिए ना अपने मसल्स पे, तो तभी तो हम लोग खड़े रह पाएंगे। लेकिन पेशेंट के क्या होता है कि धीरे मतलब अचानक से उसका कंट्रोल ही खो जाता है। जब कंट्रोल होता है तो क्या होगा भाई, वो अचानक से गिर जाएगा, लीडिंग टू कोलैप्स और फॉल, यानी यहाँ पे मसल कंट्रोल ही अचानक से खो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है अचानक से गिर जाता है। और मायोक्लॉनिक की बात करें तो देखो मायो का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मसल से होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सडन ब्रीफ मसल यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है, और ये जनरली क्या होता है कि ये जो है हमारे किसी स्पेसिफिक मसल ग्रुप को ही अफेक्ट करता है। ऑल्दो ये पूरी बॉडी में भी हो सकता है, लेकिन जनरली ये जो है किसी स्पेसिफिक पार्ट में ही देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे यहाँ पे जनरलाइज्ड एपिलेप्सी के टाइप्स। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकेंड टाइप्स की, जो क्या हो जाता है फोकल एपिलेप्सी। तो यहाँ पे देखो जैसे हम लोगों ने जनरलाइज में क्या देखा कि ये हमारे पूरे ब्रेन को अफेक्ट कर रहा था, यानी दोनों के दोनों हेमिस्फीयर को अफेक्ट कर रहा था। लेकिन ये जो हमारी फोकल एपिलेप्सी होती है इसमें क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज, पहली बात इसको हम लोग पार्शियल एपिलेप्सी के नाम से भी जानते हैं। और देखो जैसा कि इसका फोकल का मतलब इसका फोकस ना किसी एक सिंगल पॉइंट पे होता है, यानी कि इट इन दिस ओनली अ सिंगल और स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन इज अफेक्टेड। यानी यहाँ पर देखो सबसे पहली बात कि कोई एक ही हेमिस्फीयर अफेक्ट होता है, और उस एक हेमिस्फीयर में भी कोई एक छोटा सा पार्ट ही अफेक्ट होता है, यानी वहीं पे जो है हमें कह सकते हो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेज देखने को मिलते हैं। और बाकी ये भी हमारा दो टाइप का होता है, सिंपल पार्शियल सीजर और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। तो देखो सिंपल में क्या होता है कि यहाँ पे जो है दिस सीजर डू नॉट कॉज, यानी कि यहाँ पर देखो कोई भी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होता सबसे पहली बात, यानी पेशेंट अपने होश में रहता है। और दे में कॉज लोकलाइज, यानी कि यहाँ पे जो है हमें लोकलाइज सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि टिंगलिंग का मतलब होता है जैसे झुनझुनी, आप लोगों ने झुनझुनी सुनी होगी, ठीक है, कभी कभी आप लोग के पैरों वगैरह में चढ़ जाती होगी। और चेंजेस इन इमोशन, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो सेंसेशन और परसेप्शन, यानी सोचने समझने की मतलब क्षमता में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है।
और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर या फिर कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, दीज सीजर इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। देखो यहाँ पे जो है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, यानी यहाँ पे पेशेंट होश खो देता है। और यहाँ पे इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, बाई अनयूजुअल बिहेवियर और ऑटोमेटिज्म, यानी कि वहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट जो है ऑटोमेटिक कुछ हरकतें ऐसे करना चालू कर देता है, ठीक है, जो उसके कंट्रोल में नहीं होती हैं। द पर्सन मे नॉट रिमेंबर सीजर आफ्टरवर्ड्स। और यहाँ पे देखो होता क्या है कि मान लो पेशेंट को जैसे मान लो मिर्गी का दौरा आया, ठीक है, या फिर झटका आया, तो उसके बाद क्या हुआ कि अगर आप लोग उससे बाद में कहोगे कि यार अभी तुमको क्या हुआ था, ठीक है, तुमको तो मतलब ऐसा कुछ झटका सा आया, तो उसको याद ही नहीं रहता है, मतलब वो भूल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अपने कॉजेज और इटियोलॉजी ऑफ जो है सीजर्स की, सॉरी एपिलेप्सी की, यानी कि मिर्गी का जो दौरा है, ठीक है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो देखो वैसे यहाँ पे मतलब कोई स्पेसिफिक कॉज बता पाना मुश्किल है। बाकी हम लोगों ने जैसा देखा कि हमारा क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस की वजह से होता है, यानी कि जो है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा हो जाते हैं और इनहिबिटरी थोड़ा कम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे इसके पीछे मतलब ये क्यों होता है, मतलब ये एक्साइटेशन क्यों बढ़ जाता है, इनहिबिशन क्यों कम हो जाता है, इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो इसके पीछे जैसे हमारा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी जीन में ही कुछ म्यूटेशन वगैरह हो सकता है। और बाकी हमें किसी टाइप की अगर हेड इंजरी है तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेन ट्यूमर, यानी अगर हमारे ब्रेन में किसी टाइप का कैंसरस ट्यूमर बन रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ भी हमारा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। मेनिंजाइटिस, देखो हमारे ब्रेन के अंदर होती है एक मेनिंजस लेयर, ठीक है, आई होप आप लोगों को पता होगा। तो मेनिंजाइटिस यानी कि देखो उसके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह देखने को मिल जाए, देखो आइटिस वर्ड जहाँ पे लगे तो आप लोग समझ जाना यहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह की बात हो रही है। तो अगर यहाँ पे जो है कह सकते हो ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, ठीक है, मेनिंजस लेयर के अंदर, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बाकी अल्जाइमर्स डिजीज, तो इसको भी हम लोग देखेंगे, और स्ट्रोक इसको भी हम लोग देखेंगे। हाइपोग्लाइसीमिया, तो हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि यहाँ पे देखो अगर हमारा बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। क्योंकि देखो ग्लूकोज यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो है सेल्स की जो है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इडियोपैथिक रीजन्स, तो देखो इडियोपैथिक का मतलब कि कुछ ऐसे रीजन्स जो कि पता नहीं है, इडियोपैथिक मतलब अननोन रीजन्स, ठीक है, तो कुछ ऐसे अननोन रीजन्स भी हो सकते हैं। और कुछ ऐसी सर्टेन मेडिकेशंस यानी कुछ ऐसी दवाएं भी हो सकती हैं जो इस चीज़ को ट्रिगर कर सकती हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग बात करें अपने पैथोजेनेसिस के बारे में, यानी अगर हम लोग देखें कि ये हमारा एपिलेप्सी किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, तो देखो एक चीज़ समझो कि बिल्कुल एग्जैक्टली इसको समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी हम लोग इसको थोड़ा फिर भी देखें तो ड्यू टू वेरियस इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी हम लोगों ने अभी जो भी रीजन देखे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारा जो है अल्ट्रेशन इन एक्टिविटी ऑफ न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो हमारी न्यूरॉन्स है, ठीक है, तो न्यूरॉन्स की जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन में हमें क्या हो सकता है, कुछ अल्ट्रेशन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारा इम्बैलेंस बिटवीन एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, यानी जो हमारे कह सकते हो एक्साइटेटर यानी कि कह सकते हो ये जो हमारे ये जो दोनों न्यूरोट्रांसमीटर हैं इनके बीच में एक इम्बैलेंस हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारे एक हाइपर एक्साइटेशन स्टेट में जा सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स थोड़ा सा कह सकते हो बढ़ गए या फिर एक्साइटेशन थोड़ा सा उनका बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, न्यूरॉन्स के अंदर हाइपर एक्साइटेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिपीटेड एंड रैपिड जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। सो यहाँ पे देखो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल का मतलब ही होता है, यानी कि देखो एक्शन पोटेंशियल वैसे तो बहुत डिटेल टॉपिक है, हम लोगों ने कवर किया चेपी में, लेकिन ऐसे सिंपली समझो कि ये जो हमारा मैसेज यानी जो भी सिग्नल होता है, तो सिग्नल का जनरेशन हमारा एक्शन पोटेंशियल की वजह से होता है, ठीक है, न्यूरॉन्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो सिग्नल है, कह सकते हो ये जो हमारा ब्रेन को जो सिग्नल जाता है ना कि हम लोग कुछ भी एक्टिविटी करें, वो बहुत तेजी से होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा सीजर थ्रेशोल्ड रीचेस। अच्छा, थ्रेशोल्ड क्या होता है, जैसे हमारा जो ब्रेन का नॉर्मल कह सकते हो पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो हमारा होता है -70 मिलीवोल्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सीजर्स में क्या होता है कि हमारा जो थ्रेशोल्ड है वो थोड़ा सा एक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मतलब यहाँ पे कह सकते हो सीजर थ्रेशोल्ड रीचेस का मतलब है कि सीजर यानी कि झटका लगने के लिए जितना थ्रेशोल्ड चाहिए वो यहाँ पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सीजर एपिसोड बिगिंस, यानी सीजर्स यानी झटके लगना स्टार्ट हो जाते हैं और वो कंटिन्यू जब हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिलेप्सी। सो यहाँ पे देखो एक चीज़ सिंपली समझो कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, रैपिड जनरेशन, यानी कि हमारी जो न्यूरॉन्स है वो बहुत ज़्यादा ही जनरेशन कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें देखो झटके में क्या होता है, हमारी बॉडी कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट करने लगती है ना, वो कब होता है, जब हमारे न्यूरॉन्स के अंदर कुछ रैपिड जनरेशन ऑफ हाइपर एक्साइटेशन हो जाए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा बहुत समझ के होगे। और बाकी हम लोग बात करें अपने सिम्टम्स के बारे में, यानी कि एपिलेप्सी में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं।
सो यहाँ पे देखो जैसे टेम्परेरी कन्फ्यूजन, यानी कि देखो वैसे आप लोग को पता है एपिलेप्सी में क्या होता है भाई, झटका लगता है, वो चीज़ सामने से देख के पता चल जाती है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा और भी देखें तो उसमें जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी देखो कह सकते हो झटका लगने से पहले, या फिर कह सकते हो अगर कोई एपिलेप्सी का पेशेंट है तो उसके अंदर और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो टेम्परेरी कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, मसल स्टिफनिंग हो सकती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी होश हो सकता है, ठीक है, और अनकंट्रोल्ड जर्किंग यानी कि जर्किंग हो रही है जो अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल में नहीं है। बाकी सडन रैपिड आई मूवमेंट, यानी अचानक से उसकी आंख बहुत ज़्यादा ऐसे झपक रही है, ठीक है, पलकें झपक रही हैं। और सडन मूड चेंजेस, यानी उसका मूड भी बार बार जो है थोड़ा सा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हमें जो है अपने एपिलेप्सी के पेशेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें कॉम्प्लिकेशंस की, तो कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे जैसे क्या क्या चीज़ें, मतलब इसकी वजह से एपिलेप्सी की वजह से क्या क्या और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो देखो भाई एपिलेप्सी में क्या होता है, हमारा जो पेशेंट है उसको यहाँ पे झटके लगना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और वो थोड़ा अपना होश खो देता है। अब देखो अगर मान लो ये जो झटके हैं, ठीक है, अगर ये मान लो चलो 4-5 लोगों में फैमिली के बीच में आ रहे हैं, तब तो चलो वो फैमिली वाले पेशेंट को देख लेंगे। लेकिन अगर मान लो ये झटके हैं, ठीक है, वो किसी सुनसान जगह पे या फिर किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में आने स्टार्ट हो जाए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह हो, ठीक है, कह सकते हो ट्रैफिक हो, व्हीकल्स हो, तो क्या हो सकता है, अगर बीच में मान लो इंसान झटका खा के अचानक से गिर गया तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी लग सकती है ना। और बाकी इसकी वजह से देखो क्या होता है, जैसे जिस पेशेंट को यहाँ पे मतलब इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है तो उसके दिमाग में चलने लगता है ना कि मुझे प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकती है। बाकी हमें जो है मेमोरी लॉस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, पेशेंट अपना पूरा होश खो सकता है, मेमोरी खो सकता है, ठीक है, उसकी याददाश्त जा सकती है। और सोशल आइसोलेशन, यानी देखो क्या होता है ना कि ऐसे पेशेंट जैसे देखो इसमें एपिलेप्सी में क्या होता है, जो झटका है वो अचानक से आता है, किसी को पता नहीं होता कि कब आ जाए। तो मतलब पेशेंट क्या होता है, पेशेंट ना बहुत डर जाता है कि अगर मैं किसी के सामने जाऊँगा तो मतलब मान लो अचानक से मुझे एपिलेप्सी का एपिसोड बिगिन हो गया, तो मतलब उस चीज़ की वजह से क्या होता है, सोशल आइसोलेशन, यानी वो सबसे दूरी बना लेता है। और स्टिग्मा का मतलब होता है जैसे, मतलब ऐसे समझो ना कि समाज के लोग ना क्या होता है कि जैसे ऐसे लोगों को थोड़ा सा एक मतलब गिरी हुई नज़र से देखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो एक वो सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। बाकी सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डेथ, तो यहाँ पे देखो वही चीज़ है कि एपिलेप्सी के पेशेंट्स में जो है एक सडन और अनएक्सपेक्टेड डेथ भी देखने को मिल सकती है। अब जैसे उसके रीजन यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, इंजरी, एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर हो सकता है एपिलेप्सी की वजह से ही हो जाए, ठीक है, मतलब ऐसा समझो ना कि एपिलेप्सी की वजह से क्या होता है, पेशेंट कोलैप्स कर जाता है, ठीक है, मतलब वो गिर जाता है। अब अगर मान लो गिरने से उसकी हेड में बहुत ज़्यादा से चोट वगैरह आ जाए, ठीक है, या फिर कभी कभी एपिलेप्सी की वजह से भी हो जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं ना। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हमारी जो है कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आ जाती हैं। अब देखो इन सभी का जो मैकेनिज्म है वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में अपने आने वाले सेमेस्टर्स में देखेंगे फार्माकोलॉजी के अंदर। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहो तो हमारी कुछ फेमस ड्रग्स होती हैं जैसे कार्बामाजेपाइन और फेनिटोइन, वाल्प्रोएट, क्लोनाजिपाम, फिनोबार्बिटोन, ये सारे हमारे कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं जिसको हम लोग यहाँ पे एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में देते हैं। बाकी हम लोग जो है यहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी जो है देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर मान लो कुछ हमारे ब्रेन के अंदर सर्जिकल प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे सर्जरी करके भी रिमूव किया जा सकता है। और यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं उनमें कीटोजेनिक डाइट काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद रहती है। कीटोजेनिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कह सकते हो थोड़ा सा हाई फैट प्रोफाइल, ठीक है, मतलब जहाँ पे फैट प्रोफाइल जो है डाइट में ज़्यादा हो, तो कीटोजेनिक डाइट भी थोड़ा सा दे सकते हैं हम लोग। और स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। काउंसलिंग थेरेपी, तो यहाँ पे देखो जितने भी हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसमें जो है काउंसलिंग थेरेपी जो है एक मतलब देखने को मिलेगी ट्रीटमेंट में। और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे किसी भी टाइप के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। तो ये था हमारे यहाँ पे एपिलेप्सी। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकेंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है पार्किंसंस डिजीज। तो बात करें हम लोग यहाँ पे पार्किंसन डिजीज के बारे में, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे पीडी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, ये हमारा एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है इन विच डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स इन द ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड सबस्टेंशिया नाइग्रा आर डैमेज्ड एंड डाई ओवर टाइम लीडिंग टू अ नंबर ऑफ मोटर एंड मेंटल डिसेबिलिटीज। देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझो, यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे न्यूरो डीजेनरेशन का मतलब क्या है, न्यूरॉन सेल्स का डीजेनरेशन यानी उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। और ये न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, ये हमारे बेसिकली होते हैं डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स, यानी ऐसे न्यूरॉन्स जो कि हमारे डोपामीन का प्रोडक्शन करते हैं। और डोपामीन हमारा क्या होता है, डोपामीन हमारा यहाँ पे होता है एक टाइप का न्यूरो ट्रांसमीटर। देखो डोपामीन का नाम आई थिंक आप लोगों ने जरूर अक्सर डेली लाइफ में भी बहुत बार सुन रखा होगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखो होता क्या है कि जो हमारे डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स होते हैं उनका यहाँ पे डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो हमारे डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स है ये होते क्या हैं, ये हमारे जो है होते हैं एक ब्रेन स्ट्रक्चर में जो कि होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा।
तो यहाँ पे देखो हमारा ब्रेन के अंदर बहुत ही डीप डाउन जो है एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा। उसी के अंदर हमें यहाँ पे जो है हमारे न्यूरो जो कह सकते हो हमारे डोपामिन प्रोड्यूसिंग या फिर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे होता है क्या, ये हमारे जो है डाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, लीडिंग टू अ नंबर ऑफ मोटर प्रॉब्लम्स एंड मेंटल डिसएबिलिटीज। देखो होता क्या है, ये जो हमारा डोपामीन है, वैसे तो डोपामीन देखो डोपामीन हमारा जो है बहुत अलग अलग टाइप के फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे आप लोगों ने इसको यहाँ पे थोड़ा सा प्लीजर के फॉर्म में सुना होगा, यानी डोपामीन हमारी बॉडी में प्लीजर को प्रोड्यूस करता है ना, रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है। डोपामीन क्या करता है, हमें जो है प्लीजर देने का काम करता है। जैसे हम लोग कुछ भी मतलब कुछ भी जब हमें बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा वाला फील होता है, तो वो डोपामीन की वजह से ही होता है। लेकिन इसके अलावा जो डोपामीन है, ठीक है, वो हमारे मोटर कह सकते हो जो हमारा चलने फिरने और या फिर कह सकते हो हमारा जो भी मोटर फंक्शंस होते हैं, ठीक है, मतलब जो भी हम लोग काम वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और तो होता क्या है, जब ये हमारा डाई होना स्टार्ट हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मोटर प्रॉब्लम्स दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। देखो पार्किंसंस डिजीज में होता क्या है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब कुछ ऐसे जब एज ज़्यादा हो जाती है तो जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, मतलब ओल्ड एज के जो पर्सन्स होते हैं, उनके हाथ वगैरह मतलब अपने आप वैसे हिलते रहते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी मतलब ऐसे कंपन करती है, ठीक है, कांपती रहती है, मतलब ऐसे उनकी हाथ वगैरह बहुत ज़्यादा हिलते रहते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं पार्किंसंस डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे वो क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है डोपामीन यहाँ पे डाइट होने स्टार्ट हो जाते हैं। और डोपामीन क्या करता है, डोपामीन बेसिकली कह सकते हो थोड़ा सा मूवमेंट को रेगुलेट करता है। अब देखो ये हमारा एक अलग टॉपिक है कि कैसे हमारा मोशन परफॉर्म होता है, तो वो काफ़ी डीप टॉपिक है, हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे। बाकी आप लोग ऐसे समझो कि डोपामीन वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली यहाँ पे ये जो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। तो जब वो किल होना स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी के मोटर प्रॉब्लम्स, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी मोशन वगैरह का काम होता है वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। बाकी इट इज़ नेम्ड ऑन अ ब्रिटिश फिजिशियन डॉक्टर जेम्स पार्किंसंस हु फर्स्ट डिस्कवर्ड इट। और इसका नाम यहाँ पे देखो किसके नाम पे पड़ा है, जेम्स पार्किंसन की, क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पे पहले जो है कुछ पेशेंट्स में जो है इस प्रॉब्लम को डिस्कवर किया था। बाकी हम लोग बात करें तो पार्किंसन डिजीज रिजल्ट फ्रॉम एन इनसफिशिएंसी ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन एंड दस कैटेगराइज्ड एज अ मूवमेंट डिसऑर्डर। देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो हमारा डोपामिन है उसकी इनसफिशिएंसी यानी डोपामिन की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो डोपामिन न्यूरॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी कमी हो गई, यानी वो डेथ होना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा मूवमेंट यानी कि कह सकते हो जो हमारा चलने फिरने की और जो भी कह सकते हो किसी भी काम को करने की जो मतलब एबिलिटी होती है उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोग्रेसिव मूवमेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। देखो इस लाइन को ध्यान से समझना, प्रोग्रेसिव यानी सबसे पहली बात तो ये टाइम के साथ बढ़ता ही रहता है, ठीक है। मूवमेंट का मतलब ये हमारे चलने फिरने के साथ जो है मतलब जो भी हम लोग मूवमेंट करते हैं उसके साथ एसोसिएट है। दूसरा न्यूरोलॉजिकल यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, और डिसऑर्डर यानी कि हमारा जो है कह सकते हो डिजीज है। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, ये जो हमारा पार्किंसन डिजीज है, यहाँ पे पहली बात तो हमारा चलने फिरने उसके साथ प्रॉब्लम आती ही है, लेकिन ये हमारा प्रोग्रेसिव भी होती है। सबसे बड़ी बात यही है कि ये हमारा धीरे धीरे और बढ़ती ही जाती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। और सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज अपीयर्स व्हेन अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन सेल्स आर डैमेज्ड। देखो जब हमारे कह सकते हो मतलब जो भी सिम्टम्स हैं, यानी जो भी कह सकते हो हाथ वगैरह का हिलना, ठीक है, ये जो भी हमारी बॉडी में जो भी कांपने वगैरह वाली चीज़ें होती हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो तब स्टार्ट होते हैं जब 70% जो है डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स किल हो चुके होते हैं, डैमेज हो चुके होते हैं। अच्छा देखो एक चीज़ समझो, अगर आप लोग को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लो कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर और जितनी भी सेल्स हैं, ठीक है, अगर वो हमारी मान लो उनकी डेथ होना मतलब वो किल हो जाती हैं तो वो यहाँ पे दोबारा से भी बन जाती हैं। कैसे? सेल डिवीजन के थ्रू। लेकिन ये जो हमारा न्यूरॉन है ये हमारी बॉडी की इकलौती ऐसी सेल है जो कि हमारा जिसके अंदर कोई भी सेल डिवीजन देखने को नहीं मिलता है। यानी एक बार हमारी न्यूरॉन सेल डैमेज हुई तो ये यहाँ पे डैमेज ही रहती हैं, मतलब इनका यहाँ पे दोबारा से जनरेशन नहीं होता है। मतलब ऐसे समझो कि हम लोग जितने न्यूरॉन सेल्स को लेके पैदा होते हैं, अंत में हमारे बॉडी में लगभग मतलब उतनी ही न्यूरॉन सेल्स रहती भी है। अगर उसमें से कुछ कम हो जाती हैं तो वो हमें परमानेंट कम हो जाती हैं, मतलब उनको दोबारा से जनरेट नहीं किया जा सकता। तो ये मतलब इसीलिए यहाँ पे जो भी ब्रेन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो यहाँ पे इरिवर्सिबल होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। मतलब एक बार अगर वो स्टार्ट हो गए तो उनको यहाँ पे सिर्फ थोड़ा बहुत कह सकते हो कंट्रोल कर सकते हो, बाकी उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये पार्किंसन डिजीज भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको थोड़ा बहुत कह सकते हो स्लो डाउन कर सकते हैं, यानी कि इसकी बढ़ने की स्पीड को थोड़ा कम कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी इसको ख़त्म नहीं कर सकते। मतलब ये एक बार स्टार्ट हो गई ना तो अंत में ये जो है प्रोग्रेस ही करती रहती है। तो ये हमारा हो जाता है। बाकी कॉजेज और एटियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे देखो कॉजेज मतलब वही चीज़ है ना कि द मेजर, अच्छा यहाँ पे देखो सबसे जो मेन चीज़ वो है कि द मेजर कॉज ऑफ पीडी इज डीजनरेशन ऑफ न्यूरोनल सेल्स इन द एरिया कॉल्ड सबस्टेंशिया नाइग्रा लाइज इन बेसल गैंग्लिया। देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखें तो देखो यहाँ पे हमारी ब्रेन के अंदर काफ़ी डीप में डाउन में, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखो
तो हमारा जो थैलेमस होता है, ठीक है, तो थैलेमस के नीचे हमें काफ़ी जो है डीप में एक एरिया देखने को मिलता है छोटा सा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। और इस बेसल गैंग्लिया को अगर हम लोग जूम करके देखें तो इस बेसल गैंग्लिया के अंदर क्या क्या होता है, इस बेसल गैंग्लिया के अंदर हमारा होता है स्ट्राइटम और सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है, और थैलेमस भी कह सकते हो, इसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, बेसिकली ये हमारे दोनों साइड होते हैं, और यहाँ पे ऐसा मत समझो कि इतने बड़े बड़े होते हैं, हम लोगों ने थोड़ा इसको जूम करके दिखाया है। और देखो अगर आप लोग यहाँ पे और भी जानना चाहो, वैसे कोई इतना खास है नहीं इसीलिए हम लोग नहीं जाने, बाकी जैसे इस स्ट्राइटम के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, कॉर्डेटस कॉर्डेट न्यूक्लियस कॉर्डेट पुटामेन, ठीक है, ग्लोबस पैलिडस। देखो इतना डिटेल में नहीं जाना है हमें, बस आप लोग नाम जान लो, ठीक है, और लिखना भी नहीं है आप लोगों को, बस जान लो, ठीक है। बाकी सब्सटेंशिया नाइग्रा भी हमारा 2 पार्ट होता है, ठीक है, एक अपर पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पार्स कॉम्पैक्टा, एक लोअर पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पार्स रेटिकुलेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, ये जो हमारा डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स होते हैं, तो देखो यहाँ पे ये न्यूरॉन्स हमारे कुछ इस टाइप से होते हैं, जैसे इनका सब्सटेंशिया नाइग्रा में कह सकते हो इनका जो है जो भी हेड वाला पार्ट होता है, ठीक है, न्यूरॉन बॉडी होती है। और स्ट्रेटम में क्या होता है कि इनका यहाँ पे कह सकते हो हमारे जो भी हमारा एक जॉइंट टर्मिनल वाला पार्ट होता है वो सब स्ट्राइटम में देखने को मिलता है। तो होता क्या, देखो सिग्नल्स हमारे जो है कह सकते हो इस तरीके से हमारे सब्सटेंशिया नाइग्रा से स्ट्राइटम में होते हुए, और फिर ये हमारा थैलेमस से होते हुए हमारे पूरे जो है न्यूरॉन्स में जो भी हमारा मोटर सिस्टम होता है, ठीक है, यानी जो भी हमारे मोटर कंट्रोल्स होते हैं वो जिस पार्ट में होते हैं वहाँ तक जाता है। जिस तरीके से उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में जितना भी कह सकते हो मोशन वगैरह का काम होता है, यानी मूवमेंट का काम होता है, उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब ये डैमेज जाते हैं तो क्या होता है, ये हमारा जो सिग्नल है उसको भेजना बंद कर देता है, यानी सिग्नल कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो भी मोटर प्रॉब्लम्स होती हैं वो देखने को मिल जाती हैं। देखो होता क्या है, बेसिकली अगर आप लोग देखो तो इसको मतलब जो भी हमारा मूवमेंट होता है तो उसके हमारे यहाँ पे 2 पाथवे होते हैं, एक होता है डायरेक्ट पाथवे, एक होता है इनडायरेक्ट पाथवे। अब देखो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर हम लोग इसमें जाए तो बहुत मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग इसके अंदर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी आप लोग समझो कि एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट होता है मतलब जो कह सकते हो मतलब एक्साइट करता है, ठीक है, मतलब एक्साइटेटरी पाथवे होता है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट हमारा होता है इनहिबिटरी पाथवे। तो देखो ये जो मतलब जो हमारा डोपामिन होते हैं, ठीक है, डोपामिन ये बेसिकली हमारे इनहिबिशन का काम करते हैं। मतलब ऐसे समझो कि हम लोगों ने कोई मूवमेंट इनिशिएट किया तो फिर उसको यहाँ पे इनहिबिट करने का काम हमारा डोपामिन करता है। लेकिन जब इसकी कमी हो जाती है तो हम लोग मूवमेंट मतलब हम लोगों ने ऐसे समझो कि हाथ उठाया तो, लेकिन हम उसको वापस नीचे नहीं ला पा रहे, तो वो सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हमारी पार्किंसंस डिजीज में देखने को मिलती है। और दीज न्यूरॉन्स प्रोड्यूस डोपामिन, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, डोपामिन को प्रोड्यूस करते हैं। अ न्यूरोट्रांसमीटर, और डोपामिन क्या होता है, अ न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। देखो वैसे इसके बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब इस चीज़ में इसका मेन काम क्या है, हमारा मूवमेंट को और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करना। तो अब यहाँ पे देखो एक चीज़ हम लोगों ने समझ तो लिया कि हाँ भाई डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स जो है किल हो जा रहे हैं या फिर उनकी डेथ हो जा रही है, लेकिन एक्चुअल में मतलब ये इनकी डेथ मतलब ये यहाँ पे क्यों इनका डीजनरेशन हो क्यों रहा है, ये चीज़ हमें आज तक भी अच्छे से नहीं पता है। मतलब आज तक भी जो हमारी मेडिकल साइंस है वो इस चीज़ का पता नहीं लगा पाई है कि एक्चुअल में इनके पीछे मेन रीज़न क्या है। बाकी ऐसा माना जाता है द एग्जैक्ट कॉज ऑफ दिस न्यूरॉन लॉस इज नॉट फुली अंडरस्टूड, बट बोथ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर बिलीव टू प्ले अ रोल। लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ हमारे जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि इसमें रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो हमारे कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ये न्यूरो डीजनरेशन हो सकता है, और हमारे कुछ माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन हो सकता है, ठीक है, मतलब हमारी अच्छा देखो माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग को पता है क्या होता है, हमारे किसी भी सेल का जो है पावर हाउस होता है, ठीक है, तो अगर उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो हमारी अल्टीमेटली सेल डाई हो जाएगी। लेकिन उसमें भी माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन हो क्यों रहा है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। और न्यूरो इन्फ्लामेशन तो हो सकता है हमारे न्यूरॉन सेल्स में कुछ इन्फ्लामेशन हो जाए, लेकिन वो क्यों हो जाए वो हमें नहीं पता है, ठीक है। और कुछ हमारी सर्टेन मेडिकेशंस भी हो सकती हैं जो कि हम इसको ट्रिगर कर सकती हैं, और हेड इंजरी की वजह से भी हमें देखने को मिल सकता है। तो देखो यहाँ पे ये था हमारा पार्किंसन डिजीज़ की एटियोलॉजी, मतलब ये क्यों हो सकता है वो हम लोगों ने देखा, बाकी एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता है। और यहाँ पर देखो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि न्यूरो डीजनरेशन होता है, यानी न्यूरॉन्स का डीजनरेशन होता है। कौन से न्यूरॉन्स का, जो हमारा डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं। डोपामिन क्या होता है, हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जब मूवमेंट नहीं कंट्रोल हो पाता है तो क्या होता है, हमें जो है पार्किंसंस डिजीज़ देखने को मिल जाती है। और बाकी हम लोग यहाँ पर बात करें इसके पैथोजेनेसिस की, तो देखो सबसे पहली बात जैसा कि हमें जब इसका जो है एग्जैक्ट कॉज नहीं पता तो हम लोग इसकी पैथोजेनेसिस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा ऐसे समझा सकते हैं। देखो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मतलब हम लोगों ने जब पार्किंसन डिजीज के पेशेंट को हम लोग देखते हैं तो हमें 2 चीज़ें दिखती हैं। पहली तो ये जो हमारे डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स हैं इनका मतलब डीजनरेशन देखने को मिलता है, मतलब ये बहुत कम हो जाते हैं।
और दूसरा हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जब इनका डिजनरेशन हो रहा होता है तो इनके अंदर हमें जो है कुछ लेवी बॉडीज़ देखने को मिलती है। देखो ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, मतलब हम लोगों ने इसको दिखाया है लेवी बॉडीज़। अब लेवी बॉडीज़ क्या होते हैं? तो लेवी बॉडीज़ हमारे जो है कुछ अल्फा साइन्यूक्लिन प्रोटीन होते हैं। तो ये तो इनका मतलब कह सकते हो एक्यूमुलेशन हमें जो है लेवी बॉडीज़ के फॉर्म में देखने को मिलता है। मतलब ये जो अल्फा साइन्यूक्लिन प्रोटीन है, जब ये हमारे कह सकते हो इकट्ठा होकर एक एग्रीगेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं लेवी बॉडीज़। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारा कह सकते हो पार्किंसन डिजीज का पेशेंट है उसमें हमें लेवी बॉडीज देखने को मिलती हैं और हमारा कह सकते हो कुछ माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन देखने को मिलता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये लेवी बॉडीज एक्चुअल में करती क्या है, मतलब ऐसा ये क्या करती हैं जिसकी वजह से न्यूरॉन्स किल हो जाते हैं, या फिर ये कुछ करती भी है कि नहीं करती हैं। बस हम लोगों ने देखा कि हाँ ये होता है, ठीक है। तो हम लोग इसकी पैथोजेनेसिस कुछ ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि ड्यू टू वेरियस जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी हमारे जो भी हम लोगों ने फैक्टर्स देखे उसकी वजह से क्या हो सकता है। मतलब देखो क्या होता है यहाँ पे ये नहीं बोला जाएगा, क्या हो सकता है, हम लोग इसको ऐसे देखते हैं कि हो सकता है कि इसकी वजह से हमारे सेल्यूलर में कुछ सेल में कुछ चेंजेस देखने को मिले जिसकी वजह से हमारे माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन हो जाए, उसके अंदर जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाए, यानी जो ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा कह सकते हो एक बढ़ना चालू हो जाए। और बाकी यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ लेवी बॉडीज हम लोगों ने देखा। और लेवी बॉडीज क्या होते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ अल्फा साइन्यूक्लिन, यानी अल्फा साइन्यूक्लिन प्रोटीन का जो एक्यूमुलेशन होता है उसके हम लोग लेवी बॉडीज बोलते हैं। देखो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है, मतलब ये इकट्ठा हो जाती हैं तो लेवी बॉडीज का फॉर्मेशन कर देती हैं। जिसकी वजह से क्या हो सकता है? जिसकी वजह से हमारा हो सकता है प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ नाइग्रोस्ट्राइटल डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन बेसल गैंग्लिया। देखो नाइग्रोस्ट्राइटल का यहाँ पे क्या मतलब है? देखो ये हो गया सबस्टेंशिया नाइग्रा, ये हो गया स्ट्राइटम। तो यहाँ पे देखो इसी पाथवे को हम लोग बोलते हैं नाइग्रोस्ट्राइटल, ठीक है, नाइग्रोस्ट्राइटल। और यहाँ पे देखो कौन से होते हैं? हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं नाइग्रोस्ट्राइटल डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, यानी सबस्टेंशिया नाइग्रा स्ट्राइटम में लाई करने वाले हमारे जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं उनका यहाँ पे डीजनरेशन प्रोग्रेसिव यानी बढ़ता ही रहता है। यानी पहले थोड़े कम होते हैं, फिर यहाँ पे और ज़्यादा किल होना चालू हो जाते हैं, फिर उनका यहाँ पे डीजनरेशन बढ़ता ही रहता है, यानी उनकी डेथ होती ही रहती है, ठीक है, इन बेसल गैंग्लिया। और ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ लाई करती हैं? बेसल गैंग्लिया के अंदर। नॉट डेफी अब जिसकी वजह से क्या होगा भाई, जब हमारा डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं तो डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो है इम्बैलेंस बिटवीन एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। देखो यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान से समझना, यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है? एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के बीच में इम्बैलेंस हो रहा है। लेकिन इसको आप लोग एपिलेप्सी से रेट मत करने लग जाना, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे जो इम्बैलेंस है वो क्यों हो रहा है? वो हमारा बेसिकली जो है डीजनरेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे हमारी सेल्स डीजनरेट हो जा रही हैं। लेकिन एपिलेप्सी में ऐसा कोई डीजनरेशन नहीं हो रहा था। और दूसरी बात कि एपिलेप्सी में जो हमारे एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स थे वो बेसिकली हमारे कौन से थे? ग्लूटामेट थे और गाबा थे। जबकि यहाँ पे हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं तो यहाँ पे मेनली हमारा कौन सा है? हमारा डोपामीन है, ठीक है, जो कि इनहिबिटरी का काम कर रहा है। और एक्साइटेटरी में देखो यहाँ पे भी भले ग्लूटामेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो है इसके साथ साथ आप लोगों को जो है एसिटाइल कोलिन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, और गाबा भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब देखो है क्या ना कि ये जो हमारा कह सकते हो पाथवे है ये हमारा काफ़ी एक डिटेल पाथवे है, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाथवे देखते हैं। और ये हमारा अपने आप में एक काफ़ी अलग टॉपिक है जिसको अगर हम लोग डिस्कस करें तो आधे घंटे का ये अलग से टॉपिक हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं। बाकी आप लोग समझो कि यहाँ पे जो इम्बैलेंस है वो बेसिकली न्यूरो डीजनरेशन की वजह से देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हमारा यहाँ पे जो मूवमेंट है, ठीक है, वो हमारा थोड़ा सा कह सकते हो एबनॉर्मल हो जाता है। और जो हमारा बैलेंस और पोस्चर है उसमें यहाँ पे एक इम्पेयरमेंट देखने को मिल जाती है। यानी हम लोग जो है मतलब पार्किंसंस डिजीज का जो पेशेंट है वो यहाँ पे इम्बैलेंस जो है पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे पार्किंसंस डिजीज देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी पार्किंसंस डिजीज की पैथोजेनेसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो है अपने पार्किंसंस डिजीज के सिम्टम्स के बारे में, तो यहाँ पे देखो सिम्टम्स जैसे कि यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे रिजिडिटी यानी कि काफ़ी एक देखो रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? कठोर, मतलब उसकी जो मसल्स वगैरह है ना, उसकी जो बॉडी है वो काफ़ी टाइट हो जाएगी, ठीक है, रिजिड हो जाएगी। और एकाइनेसिया, देखो एकाइनेसिया का मतलब होता है कि उसकी बॉडी में बिल्कुल भी मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी ही खत्म हो जाती है। देखो एकाइनेसिया का मतलब बिल्कुल भी मूवमेंट ना कर पाना, और एक हमारा ब्रैडिकाइनेसिया के मतलब कि मूवमेंट करने में प्रॉब्लम। तो ये दोनों चीज़ें देखने को मिल सकती है। और बाकी यहाँ पे जो है ट्रेमर्स, तो ट्रेमर्स मतलब कि जैसे हाथों में जैसे हाथ का कंपन करना, ठीक है, हाथ कांपना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और पोस्चर इनस्टेबिलिटी यानी कि पोस्चर मेंटेन करने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। देखो इसको यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग जो है या तो रैट से या फिर ट्रैप से, ठीक है, मतलब इन चार चीज़ों को ऊपर की ट्रैप से याद कर सकते हो, ठीक है, TRAP, ठीक है, ट्रेमर्स, एकाइनेसिया, रिजिडिटी और पोस्चर इनस्टेबिलिटी।
और बाकी हम लोग बात करें तो ब्रेडिकाइनेसिया वही चीज़ है कि मूवमेंट करने में प्रॉब्लम, और रिड्यूस्ड फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि जो भी फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं, और स्पीच डिसऑर्डर्स और बोलने में भी उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये हमारे कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं पार्किंसंस डिजीज के। और कॉम्प्लिकेशंस की बात करें यानी इसकी वजह से और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो पेशेंट को यहाँ पे डेफिनेटली देखो जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं वो सारे यहाँ पे डिप्रेशन और एंजाइटी को लीड करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं सीएनएस के अंदर हो रही है। और सोशल आइसोलेशन, तो यहाँ पे भी देखो जो हमारे पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट हैं वो थोड़ा सा सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, यानी वो ज़्यादा लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मतलब काफ़ी एक थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है ना, उनके काफ़ी कांपने वगैरह लगते हैं। और स्लीप डिस्टर्बेंस है यानी कि सोने में भी मतलब स्लीप में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और मोबिलिटी इश्यूज, देखो मोबिलिटी का मतलब ही होता है मोशन, ठीक है, तो उनको वही चीज़ है मोशन, यानी उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम होने लगती है। और सेक्सुअल डिसफंक्शन, और यहाँ पे सेक्सुअल डिसफंक्शन भी जो है लेटर स्टेज में देखने को मिल सकता है। नाउ बात करें हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे देखो देयर इज नो परमानेंट क्योर फॉर पार्किंसन डिजीज। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूरो डीजनरेशन यानी न्यूरॉन्स जो है मैंने न्यूरॉन्स की डेड होना चालू हो रही है। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं भाई, न्यूरॉन्स को हम न्यूरो डिजनरेशन को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे उनके अंदर कोई भी सेल डिवीजन होता ही नहीं है। तो एक बार जो न्यूरॉन्स किल हो गए मतलब खत्म हो गए, वो परमानेंट खत्म हो जाते हैं, ठीक है, उनको वापस से जो है जनरेट नहीं किया जा सकता। तो वही चीज़ है कि देयर इज नो परमानेंट क्योर। ट्रीटमेंट, तो इसका ट्रीटमेंट होता है वो करता क्या है, ट्रीटमेंट इज मेनली फोकसेज ऑन मैनेजिंग सिम्टम्स एंड इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ लाइफ और सिम्टम्स को मैनेज करने पे ही फोकस करता है। अब यहाँ पे जैसे ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, जैसे हमारा देखो सबसे पहली बात की पार्किंसन डिजीज में हमारा क्या है, डोपामीन की कमी हो रही है। तो डोपामीन को बनाने वाले हम लोग जो है कुछ प्रिकर्सर्स दे सकते हैं, जैसे लिवोडोपा, ठीक है, ये हमारा डोपामीन की सिंथेसिस करता है बेसिकली बॉडी में जाके, ठीक है। और कार्बिडोपा, तो ये भी हमारे लिवोडोपा के साथ दी जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो पार्किंसन डिजीज के पेशेंट है तो उनमें देखा गया कि जो हमारा एसिटाइल कोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका भी लेवल यहाँ पे काफ़ी बड़ा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है, एलिवेट देखने को मिलता है। तो उसको कम करने के लिए हम लोग जो है अपनी कुछ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक है, जो उसके सिंथेसिस को थोड़ा सा रोकने का काम करती है। और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि वही चीज़ है कि हम लोग थोड़ा सा अपने डाइट वगैरह को और एक्सरसाइज वगैरह को कर सकते हैं, ठीक है। और साइकोलॉजिकल सपोर्ट यानी कि थोड़ा सा हमें जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे पार्किंसंस डिजीज। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक, देखो स्ट्रोक क्या होता है, देखो आप लोगों ने हार्ट अटैक का नाम सुना है, तो यहाँ पे स्ट्रोक भी हमारा सिंपली क्या होता है, ब्रेन अटैक, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रोक को हम लोग सिंपली जो है ब्रेन अटैक के नाम से डिफाइन कर सकते हैं। और अ स्ट्रोक अकर्स व्हेन ब्लड सप्लाई टू सर्टेन पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिड्यूस्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड। देखो अगर आप लोग को याद हो तो हार्ट अटैक में भी हम लोगों ने यही चीज़ देखी थी कि हमारा क्या हो रहा था, जो हमारा ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई है वो हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस हो जा रही थी। उसी तरीके से ब्रेन अटैक में क्या होता है, जो हमारा ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो यहाँ पे किसी तरह से रिड्यूस या ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि बाधित हो जाती है। तो अब यहाँ पे ये ऐसा क्यों होता है, तो उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। बाकी अगर हम लोग देखें कि अगर मान लो ब्रेन के पास हमारा ब्लड नहीं पहुँच रहा तो उससे क्या हो सकता है, तो भाई जो हमारा ब्लड है वही तो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुँचाने का काम करता है। तो जब हमारा ब्लड नहीं पहुँचेगा ब्रेन के पास तो होगा क्या, विदाउट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड ब्रेन सेल कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली एंड इवेंचुअली डाई। यानी यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जब ब्रेन सेल्स के पास जो है ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है तो ब्रेन सेल क्या होता है धीरे धीरे यहाँ पे क्योंकि वो फंक्शन नहीं कर पाती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है वो इवेंचुअली डाई होना चालू हो जाती है। स्ट्रोक इज ऑल्सो नोन एज सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, और इसको हम लोग यहाँ पे सीवीए यानी सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के नाम से भी जानते हैं। देखो सेरिब्रो मतलब थोड़ा सा कह सकते हो सेरिब्रम यानी हमारा ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है, वास्कुलर यानी कि ब्लड वेसल्स, और एक्सीडेंट तो वही चीज़ है कि यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा जो है कह सकते हो ब्रेन वेसल्स में जो है कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है। तो क्या प्रॉब्लम होती है वो अभी हम लोग देखेंगे। बाकी इट इज़ अ क्रॉनिक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन। देखो एक चीज़ समझो, हार्ट अटैक में क्या होता है भाई, हार्ट अटैक अगर किसी को आता है तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। जैसे मतलब बहुत सीवियर केस में तो हार्ट अटैक से डेथ भी हो जाती है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता कि हार्ट अटैक से पेशेंट तुरंत डेथ हो जाए, ठीक है। मतलब हार्ट अटैक से क्या होता है, हम लोग समझते हैं कि बहुत प्रॉब्लम हो गई है तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो स्ट्रोक भी क्या होता है भाई, ये हमारा ब्रेन अटैक है, तो ये भी हमारा एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। मतलब अगर जैसे ही हमारा ब्रेन अटैक के अभी हम लोग सिम्टम्स वगैरह देखेंगे वो अगर हमें दिखना चालू होते हैं तो तुरंत हमें यहाँ पे जो है ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है और तुरंत हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ स्ट्रोक की तो इसी में हम लोग देख भी लेंगे कि स्ट्रोक कैसे होता है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रोक को हम लोग यहाँ पे दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दो तरह के स्ट्रोक हमें देखने को मिल सकते हैं। पहला हो गया इस्केमिक स्ट्रोक और दूसरा हो गया हीमोरेजिक स्ट्रोक।
देखो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं स्ट्रोक आखिर क्या होता है, कैसे देखने को मिलता है। देखो ये जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, तो ब्रेन के अंदर भी हमारी जैसे कुछ आर्टरीज होती हैं जो कि क्या करती हैं भाई, ब्लड को सप्लाई करती हैं। तो यहाँ पे ब्रेन के अंदर हमारी मेनली दो आर्टरी होती हैं। पहला होता है कैरोटिड, ठीक है, जो कि ब्रेन के फ्रंट पोर्शन को ब्लड सप्लाई करती हैं। दूसरा होता है वर्टिब्रल आर्टरी, जो कि ब्रेन के बैक पोर्शन को जो है ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं। तो होता क्या है कि ये जो हमारा स्ट्रोक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो हमारी ब्रेन है, ठीक है, मतलब इसमें जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं जो कि आर्टरीज हैं, इनके अंदर क्या हो जाता है, इनके अंदर या तो हमारा जो है कुछ फ्लूइड का मतलब कह सकते हो प्लेटलेट जो भी हमारा फैट डिपोजिशन हो जाता है, या फिर हमारा ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जैसे दो टाइप के होते हैं, तो एक होता है हमारा इस्केमिक स्ट्रोक। तो इस्केमिक में हमारा क्या होता है, इस्केमिक में मेनली हमारा यही ब्लड क्लॉट देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे ध्यान से देखना, दिस इज द मोस्ट कॉमन। अब सबसे देखो सबसे कॉमन हमारा यही होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक अकाउंटिंग फॉर अबाउट 85%। मतलब स्ट्रोक के जितने भी केसेज होते हैं उसमें 85% केस हमारा इस्केमिक स्ट्रोक का ही होता है। इट अकर्स व्हेन ब्लड फ्लो टू द ब्रेन इज रिड्यूस्ड और ब्लॉक्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट और प्लैक इन आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू द ब्रेन। देखो यहाँ पे ध्यान समझना होता क्या है, जैसे ये हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है, तो ये हमारी ब्रेन की आर्टरीज हो गई। तो इनके अंदर कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो है कुछ कह सकते हो ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर कह सकते हो कि कुछ हमारे फैट मतलब कह सकते हो लिपिड सब्सटेंस जो है वो इकट्ठा होकर प्लैक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब जैसे मान लो ये हमारा आर्टरी है, ठीक है, यहाँ पे हमारा सिंपली आराम से ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर इनके बीच में हमारा कुछ ऐसे प्लैक सा बन गया तो क्या होगा भाई, अब ब्लड फ्लो हमारा रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। अब देखो हो सकता है कि ये प्लैक हमारा कुछ इस तरीके से हो जिसमें हमारी ब्लड सप्लाई सिर्फ थोड़ी सी रिड्यूस हो रही है, लेकिन हो सकता है ये प्लैक हमारा पूरे ब्रेन में बन जाए, है ना, मतलब ये पूरा का पूरा ऐसे फॉर्म हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे तो हमारा ब्रेन मतलब यहाँ पे तो हमारा ब्लड आगे जा ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो सीवियर मतलब इसमें बिल्कुल अटैक ही आ जाता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, जैसे एक हो सकता है ब्लड क्लॉट, ठीक है, तो ब्लड क्लॉट आप लोग को पता होगा इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स वगैरह इकट्ठा हो जाते हैं। और दूसरा हो सकता है कि हमारा प्लैक का फॉर्मेशन, तो प्लैक मतलब यहाँ नहीं कि कह सकते हो लिपिड्स वगैरह इकट्ठा हो सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो है सेकेंड टाइप की, तो ये हमारा हो जाता है हीमोरेजिक स्ट्रोक। तो हीमोरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, देखो हीमोरेजिक स्ट्रोक में होता है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रोक अकर्स व्हेन अ ब्लड वेसल इन द ब्रेन रप्चर्ड और बर्स्ट लीडिंग टू ब्लीडिंग इनटू और अराउंड द ब्रेन टिश्यूज। देखो यहाँ पे इस्केमिक स्ट्रोक में क्या हो रहा था कि हमारा ब्लड वेसल्स के मतलब जो भी हमारी आर्टरी थी उनके अंदर कुछ क्लॉट फॉर्म हो रहा था, लेकिन हीमोरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, इसमें हमारी जो आर्टरी है वही डैमेज हो जाती है, यानी वो रप्चर हो जाती हैं, बर्स्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं। और जब आर्टरी हमारी फट जाएगी, जैसे मान लो यहाँ पे हमारी आर्टरी जा रही है, अब अगर ये हमारी फट गई तो क्या होगा भाई, यहाँ से हमारा ब्लड जो है पूरे ब्रेन में इकट्ठा होना चालू हो जाएगा। और जब ब्रेन में ब्लड इकट्ठा होना चालू हो जाएगा तो दो चीज़ें होंगी, पहली बात तो हमारा ब्लड बाहर जा रहा है तो ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई, और जब ब्लड हमारा इकट्ठा होना चालू हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे कह सकते हो सेल्स के फंक्शन है वो हमारे क्या हो जाएंगे, अल्टर हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखने को मिल जाती है, ठीक है, लीडिंग टू ब्लीडिंग इनटू, और यानी कि पूरे ब्रेन में हमारा ब्लड जो है ब्लीडिंग मतलब ब्लड भर जाता है, ठीक है। नाउ इट मेक्स अप अबाउट 13 to 15% केसेज ऑफ ऑल स्ट्रोक, और जितने भी केसेज होते हैं स्ट्रोक के उसमें 13 to 15% हमारा मतलब ये थोड़ा सा हमारा लेस कॉमन होता है, ठीक है, लगभग बहुत कम ही देखने को मिलता है। इट कैन बी आइदर इंट्रासेरिब्रल और सब एरेक्नोइड। अब देखो यहाँ पे इंट्रासेरिब्रल का मतलब होता है कि हो सकता है कि हमारा सेरिब्रम के अंदर देखने को मिले, और हो सकता है सब एरेक्नोइड। तो अगर आप लोगों ने ब्रेन अच्छे से पढ़ा है तो हमारे ब्रेन के अंदर होता है सब एरेक्नोइड स्पेस, तो वहाँ पे भी ये हमें देखने को मिल सकता है। नाउ अगर हम लोग बात करें अपने जो है स्ट्रोक के कॉजेस के बारे में, सो यहाँ पे देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट काज हो जाता है वो हमारा हो जाता है थ्रोम्बस। तो थ्रोम्बस का मतलब वही चीज़, थ्रोम्बस का मतलब ये जो हमारा ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन है इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बस। और दूसरा हो जाता है इम्बोलस। देखो इम्बोलस क्या होता है, जैसे थ्रोम्बस का मतलब कि जो ब्लड क्लॉट है वो हमारा किसी एक ही जगह पे फॉर्म है और उसी जगह पे फॉर्म है। जैसे मान लो कि ये हमारी ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन के अंदर जो हमारी ये आर्टरी है, अगर मान लो इसी के अंदर हमारा ब्लड क्लॉट किसी एक पार्टिकुलर जगह पे फॉर्म हुआ है तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बस। लेकिन अगर मान लो यही जो हमारा क्लॉट है, ठीक है, ये हमारा फॉर्म कहीं और हुआ था, मतलब मान लो ये फॉर्म हमारा ब्रेन के बाहर कहीं हुआ था, लेकिन ये ब्रेन में हमारे ब्लड वेसल्स में हमारे ट्रैवल करते करते ये हमारा आके बीच में ब्रेन के मतलब ऐसे मानो कि ये जैसे यहाँ पे हमारी ब्लड सेल जा रही है, अब मान लो यहाँ पे हमारा कुछ फॉर्म हो ब्लड क्लॉट, ठीक है, और ये यहाँ पे ट्रैवल करते करते यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब यहाँ पे जाके इसने क्या किया, यहाँ पे जाके ये बिल्कुल फंस गया, क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे जो हमारी आर्टरीज हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो मतलब धीरे धीरे कह सकते हो मतलब ब्रांचेस में डिवाइड होती जाती है, जिसकी वजह से कह सकते हो ये इनका जो डायमीटर है वो भी कम होता जाता है। तो मान लो यहाँ पे कोई चीज़ अगर इतनी बड़ी सी है, ठीक है, तो वो यहाँ पे तो आराम से फंस, लेकिन यहाँ पे जाके तो वो बड़ी सी फंस जाएगी ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि मतलब इम्बोलस का मतलब होता है कि ब्लड जो मतलब कह सकते हो जो भी क्लॉट है या फिर प्लैक है, ठीक है, वो फॉर्म कहीं और हुआ था, लेकिन वो एट लास्ट में आके हमारी ब्रेन वेसल्स में इकट्ठा हो गया, ठीक है, तो वो इम्बोलस हो गया।
बाकी हम लोग बात करें तो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, तो अगर हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन हो गया तो इन्फ्लामेशन में भी क्या होता है भाई, इन्फ्लामेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो उसमें भी हमारा जो है यही ब्लड क्लॉट वगैरह प्लेट और जो भी कह सकते हो हमारी WBC और ये सारी चीज़ें इकट्ठा होना चालू हो जाती हैं, ठीक है। और बाकी हाइपर टेंशन, तो हाइपर टेंशन में देखो क्या होता है भाई, हाइपर टेंशन में हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। अच्छा, जब ब्लड यहाँ पे काफ़ी प्रेशर से बढ़ेगा बहेगा हमारे ब्लड वेसल्स में तो क्या होगा भाई, चांसेस बढ़ जाएंगे ना कि ये हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो यहाँ पे रप्चर हो जाए, क्योंकि देखो काफ़ी प्रेशर से बढ़ रहा है। और ये हमारी ब्लड वेसल्स कोई लोहे का पाइप तो है नहीं, ठीक है, कि इसके अंदर कितना भी प्रेशर से बढ़ता रहे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती हैं। और उसके बाद यहाँ पे ब्रेन ट्रॉमा यानी किसी भी तरह की ब्रेन इंजरी अगर देखने को मिल सकती है, ठीक है, तो उसमें भी हो सकता है। और आर्ट्रियोवेनस माल फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ही माल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होगा कि मान लो जो हमारी ब्रेन की आर्टरीज हैं या फिर वेन्स हैं, ठीक है, अगर उनके अंदर कोई मैल फॉर्मेशन यानी कि वो कह सकते हो जेनेटिकली ही उनके अंदर कुछ कह सकते हो मतलब उनका फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है, उनके अंदर कुछ मैल फॉर्मेशन है तो वहाँ पे भी हो सकता है। और बाकी यहाँ पे जो है ब्रेन ट्यूमर, ठीक है, तो अगर ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर वगैरह है तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ में भी आप लोग को पता है कि हमारा क्या होता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और ग्लूकोज हमारी ब्लड वेसल्स को हार्म करता है, ठीक है। और हाई कोलेस्ट्रॉल, तो हाई कोलेस्ट्रॉल यानी क्या होगा भाई, हमारा लिपिड वगैरह का एक्यूमुलेशन बढ़ेगा और ये जो लिपिड है यही तो क्या करते हैं, ये भी तो इकट्ठा होकर ब्लैक फॉर्मेशन कर देते हैं। और उसके बाद स्मोकिंग, अल्कोहल, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज करती हैं। और ओबेसिटी, तो मोटापे में भी क्या होता है भाई, हमारा फैट डिपोजिशन बढ़ जाता है और फैट जब हमारी बॉडी में बढ़ेगा तो वो एट लास्ट में एक्यूमुलेट भी हो सकता है। और एज, तो यहाँ पे एज के साथ भी यहाँ पे इसके चांसेस यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री भी यहाँ पे डिपेंड करती है कि अगर स्ट्रोक किसी को फैमिली में रहा है तो वहाँ पे भी चांसेस है कि यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे यहाँ पे कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने पैथोजेनेसिस ऑफ स्ट्रोक के बारे में। तो यहाँ पे देखो, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारे स्ट्रोक जो है दो तरीके से देखने को मिल सकते हैं, या तो हमारा कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए और या तो हमारी ब्लड वेसल डैमेज हो जाए। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे देखो क्लॉट फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब ही होता है कि हमारा कह सकते हो किसी चीज़ का एक्यूमुलेशन हो जाना हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। अगर आप लोगों ने हार्ट में पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो जान लो। और ब्लड क्लॉट, ठीक है, तो ब्लड क्लॉट मतलब वही चीज़ है कि ब्लड का अगर क्लॉट बन जाए इन स्मॉल एंड लार्ज आर्टरीज ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन को सप्लाई करने वाले जो स्मॉल एंड लार्ज आर्टरीज हैं, अगर वहाँ पे किसी भी तरह का ब्लड क्लॉट हो जाए, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, हमारे जो सेरिब्रल आर्टरीज हैं, यानी कि वही चीज़ है सेरिब्रल आर्टरीज, यानी कि ब्रेन को कह सकते हो जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह पहुँचाने वाली आर्टरीज है, ठीक है, सेरिब्रम को, अगर उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर ब्लॉकेज देखने को मिल जाएगा। और दूसरा पाथवे क्या हो सकता है कि हमारा जैसे मान लो कोई हाइपर टेंशन है, डायबिटीज़ है या फिर अदर रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या हो सकता है, ब्लड वेसल्स यहाँ पे रप्चर हो सकती हैं, बस्ट हो सकती हैं। इन दोनों की वजह से ही एट लास्ट में क्या होगा, हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई भी, देखो ब्लड सप्लाई रिड्यूस होने से प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि ब्लड में ही हमारा न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन होता है जो कि डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई होता है, ठीक है। तो ब्रेन में भी यही चीज़ ब्लड सप्लाई करता है, तो ब्लड सप्लाई रिड्यूस होगी तो ये सप्लाई रिड्यूस होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिटेरियोरेशन ऑफ ब्रेन सेल्स, यानी कि जो हमारी ब्रेन सेल्स है, ठीक है, वो थोड़ा सा कह सकते हो डैमेज यानी बिगड़ना चालू हो जाएंगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा यहाँ पे स्ट्रोक देखने को मिल सकता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे इसके सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स मतलब यहाँ पे क्या क्या हमें जो है देखने को मिल सकता है। तो अगर मान लो जो है सडन नमनेस, मतलब यहाँ पे देखो जो भी चीज़ें वो अचानक से देखने को मिलती हैं, ठीक है, मतलब अगर मान लो अचानक से बहुत ही नम्बनेस, मतलब कि बिल्कुल कंट्रोल हमारी बॉडी से खो गया, ठीक है, बिल्कुल नम्बनेस छाई हुई है। और वीकनेस इन फेस, यानी कि फेस बिल्कुल बहुत ही वीक सा लग रहा है, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे सडन कन्फ्यूजन, ठीक है, अगर बिल्कुल कन्फ्यूजन की स्टेट अचानक से देखने को मिल रही है। स्लरिंग इन स्पीच, यानी कि जो स्पीच है, ठीक है, वो अचानक से थोड़ा सा मतलब बोलने में हकलाने की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मतलब ऐसी इस टाइप की स्पीच निकल रही है। और सडन वीकनेस इन आर्म, ठीक है, अगर मान लो वही चीज़ है कि सडन वीकनेस, ठीक है, और बाकी डिफिकल्टी इन वॉकिंग और सडन सीवियर हेडेक, तो ये सारे हमारे कुछ ट्रिगर्स हो सकते हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि हमारा जो है स्ट्रोक को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो अगर ये सारी चीज़ें कहीं भी देखने को मिलती है तो तुरंत हमें यहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। देखो एक चीज़ समझो, स्ट्रोक हमारा एक ऐसा केस होता है जिसको यहाँ पे जितनी जल्दी मतलब दिखाया जाए उतना ज़्यादा ट्रीटमेंट के चांसेस बेटर होते हैं। अदरवाइज जितना ज़्यादा लेट होता है, ठीक है, मतलब 3 से 4 घंटे के अंदर ही हमें जो है डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए एट एनी कॉस्ट। अदरवाइज क्या होता है कि देखो धीरे धीरे
क्योंकि देखो यहाँ पे भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो है जो भी हमारे नर्व्स हैं, ठीक है, उनको उनको ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, वो मतलब डैमेज हो जाना चालू, मतलब वो मरना चालू हो जाती हैं। और आप लोग को पता है कि एक बार हमारी कोई ब्रेन सेल जब डेड हो जाती है तो वो दोबारा से रिकवर नहीं होती है। तो जैसे जैसे यहाँ पे मतलब जितना ज़्यादा टाइम बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा हमारी ब्रेन सेल्स डैमेज होती जाएंगी, उतनी ज़्यादा हमारी ब्रेन सेल्स डेड होती जाएंगी, जिसकी वजह से एट लास्ट में क्या होगा, एट लास्ट में हमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो जितनी जल्दी हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस मतलब इसके क्या क्या हो सकते हैं। अब देखो जैसा कि अगर जब हमारी ब्रेन सेल्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगी तो हमारा क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। और फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि देखो एक चीज़ समझो भाई, हमारी पूरे बॉडी को हमारा कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा न्यूरॉन्स ही तो कंट्रोल कर रहे हैं। जब न्यूरॉन्स डैमेज हो जाना चालू हो जाएंगे तो क्या होगा भाई, हमारा फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाएगी, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट यानी हमारी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी, मेमोरी लॉस यानी यहाँ पे जो है याददाश्त भी जा सकती है, ठीक है। और ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर देखो ट्रीटमेंट हम लोग क्या क्या मतलब यूज कर सकते हैं। अब जैसा आप लोग को पता है कि मेनली इसमें क्या होता है, हमारा किसी टाइप का क्लॉट वगैरह बन जाता है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे एंटी कोगुलेंट्स दे सकते हैं। एंटी कोगुलेंट्स हमारी वो दवाएं होती हैं जो कि ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। एंटी प्लेटलेट्स तो आप लोग को पता है, प्लेटलेट्स ही हमारे ब्लड क्लॉट में मेजर रोल प्ले करते हैं, तो एंटी प्लेटलेट्स भी दे सकते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, तो हाइपरटेंशन अगर कॉज है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दी जा सकती है। बाकी यहाँ पे मान लो जैसे अगर सर्जरी से मान लो कोई क्लॉट अगर रिमूव हो रहा है तो हम लोग सर्जरी का ऑप्शन भी देख सकते हैं, ठीक है। और क्लॉट ब्लस्टर्स यानी क्लॉट को बस्ट करने वाली दवाएं भी हम लोग दे सकते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे स्ट्रोक। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करें अपने अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में तो ये देखो यहाँ पे देखो, ये जो अल्जाइमर है, ठीक है, पार्किंसंस है और एपिलेप्सी है, यही तीनों हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको तो आप लोग को बहुत ध्यान से देखना है और थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग जो है इनके बीच में डिफरेंस भी समझते हुए चलना, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने अल्जाइमर डिजीज के बारे में। तो अल्जाइमर डिजीज हमारा क्या होता है, इट इज एन, अब यहाँ पे भी ध्यान से देखना चीज़ों को, ठीक है। पहली बात ये हमारी इरिवर्सिबल, दूसरी हमारी प्रोग्रेसिव न्यूरो डीजेनरेटिव, यहाँ से देखना, यहाँ पे ये भी हमारी न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज होती है, डिजीज इन विच देयर इज अ लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शंस एंड मेमोरी ऑफ द पेशेंट। देखो अल्जाइमर्स में क्या होता है, देखो एक चीज़ समझो, अभी हम लोगों ने पार्किंसंस देखा, पार्किंसंस में क्या हो रहा था, न्यूरो डिजेनरेशन, लेकिन वहाँ पे कौन सा न्यूरो डिजेनरेशन हो रहा था, डोपामिनर्जिक, ठीक है। स्ट्रोक में हम लोगों ने क्या देखा, स्ट्रोक में भी अल्टीमेटली जैसे जब ब्लड सप्लाई नहीं हो रही थी हमारा न्यूरॉन्स डेड हो जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे क्यों हो रहा था, क्योंकि सप्लाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन अल्जाइमर्स में क्या है, यहाँ पे भी न्यूरो डिजेनरेशन होगा, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, अच्छा पहली बात यहाँ पे कौन से न्यूरॉन डिजेनरेट होंगे वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से नहीं पता है, ठीक है। फिर भी ज़्यादातर देखा गया है कि जो हमारे एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर देखा गया है कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हमारे डैमेज देखने को मिलते हैं। ऑल्दो हमें अच्छे से नहीं पता है, ठीक है, फिर भी आप लोग ऐसा समझो कि यहाँ पे मतलब ऐसा समझो कि ऐसा न्यूरो डिजेनरेशन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब अल्जाइमर डिजीज का मेन सिम्टम क्या होता है, मेमोरी लॉस, यानी इंसान की जो यादाश्त है वो यहाँ पे चली जाती है, मतलब धीरे धीरे उसकी जो यादाश्त है वो कम होना चालू हो जाती है, मतलब ये थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होती है यानी धीरे धीरे। बाकी इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया, तो डिमेंशिया का मतलब ही है यादाश्त खो जाना, यानी कि जब भी मतलब अगर किसी पेशेंट के अंदर डिमेंशिया यानी उसकी यादाश्त जब चली जाती है तो उसके पीछे सबसे मेजर कॉज हमारा अल्जाइमर डिजीज होता है, यानी धीरे धीरे ये हमारा डिमेंशिया के फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग देखें तो इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एलॉयस अल्जाइमर इन 1907, यानी सबसे पहले, और यहाँ पे देखो इन्हीं के नाम पे हमारा इसका नाम पड़ा है अल्जाइमर डिजीज, ठीक है। और बाकी हम लोग बात करें तो इट कॉमनली अकर्स इन ओल्डर एज। देखो होता क्या है कि टाइम के साथ साथ ये डिजीज जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब आप लोगों ने भी ऐसा सुन रखा होगा या देखा होगा कि जब भी कोई भी इंसान होता है, ठीक है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो वो यहाँ पे उसकी यादाश्त काफ़ी कम होती चली जाती है, ठीक है, वो चीज़ों को भूलना चालू कर देता है। तो टाइम के साथ मतलब एज इसका एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है। और अल्जाइमर्स डिजीज टिपिकली वॉर्सन ओवर टाइम, ध्यान से देखना, ठीक है, कि ये धीरे धीरे जो है टाइम के साथ वॉर्स होती जाती है। पेशेंट स्लोली लॉस हिज मेमोरी, यानी पेशेंट धीरे धीरे अपनी पूरी मेमोरी लॉस करता जाता है। थिंकिंग एबिलिटी यानी सोचने समझने की क्षमता, एंड इवेंचुअली इंटरफेयर्स विथ पर्सन्स एबिलिटी टू कैरी आउट सिंपल टास्क, यानी कि देखो पहले क्या होता है, सबसे पहले तो ये धीरे धीरे मेमोरी लॉस में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट के अंदर उसकी जो डेली टास्क यानी कि कह सकते हो उसकी जो उठने बैठने चलने फिरने और जो भी कह सकते हो खाना वगैरह खाने, इन सब की एबिलिटी भी खत्म हो जाती है, मतलब ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा एक सीवियर कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी बहुत हार्मफुल कंडीशन होती है अल्जाइमर डिजीज। और बाकी अगर हम लोग बात करें कॉजेज की तो यहाँ पे भी देखो
देखो एक चीज़ समझो, मोस्ट ऑफ दी जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनके पीछे जो हमारा कॉज है वो हमें नहीं पता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एक चीज़ आप लोग समझो कि ये जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, या फिर कह सकते हो जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है, इसके बारे में ना अभी मेडिकल साइंस को अभी मतलब आप ऐसे समझो कि अभी 15% नॉलेज भी हमें अपने ब्रेन के बारे में नहीं लग पाई है। मतलब ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारे ह्यूमन बॉडी का कि उसके बारे में भी हमें 15 से 20% भी नहीं पता है। तो उसी की वजह से उसके उसके अंदर होने वाले डिसऑर्डर्स या फिर डिजीजेस के बारे में भी हमें बहुत अच्छे से नहीं पता है। बस हम लोग एक आइडिया लगाते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। बाकी कुछ सिम्टम्स हमें दिखते हैं, जैसे कि The exact causes of Alzheimer's disease are not fully understood, but several factors are believed to contribute to its development. लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी जो माना जाता है कि हाँ ये हमारा मतलब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पे देखो, अब आप लोग थोड़ा सा ये सारी चीज़ें समझने से पहले थोड़ा समझो कि अल्जाइमर्स डिजीज़ में एक्चुअल में देखने को क्या मिलता है। देखो हमें ये नहीं पता कि ये होने से एक्चुअल में नुकसान कैसे होता है, लेकिन हमें क्या क्या देखने को मिलता है हम लोग वो समझते हैं, ठीक है। तो अल्जाइमर्स डिजीज में देखो मेनली दो चीज़ें देखने को मिलती है। अब वो दो चीज़ें क्या होती हैं वो अभी हम लोग देख रहे हैं। बाकी आप लोग ऐसे समझो कि ऐसे जो हमारी न्यूरॉन्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सेल मेम्ब्रेन इतना आप लोग को पता होगा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारी बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स होती है। तो देखो ये हमारे क्या है, ये हमारे फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाई लेयर यानी कि ऊपर भी फॉस्फोलिपिड्स नीचे भी। तो यहाँ पे देखो इनके बीच में हमें यहाँ पे एक प्रोटीन देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपीपी, यानी कि एमेलॉइड बीटा प्रिकर्सर प्रोटीन। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एपीपी शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें जो है इनके बीच में एक एपीपी प्रोटीन देखने को मिलता है जो कि क्या करता है, जो कि हमारा कह सकते हो कि जो भी हमारा न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ में और उसकी जो भी रेगुलर एक्टिविटी है उसमें काफ़ी मतलब कह सकते हो हेल्प करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखो बाकी प्रोटीन्स की तरह इसका भी क्या होता है कि जब इसका यूटिलाइजेशन हो जाता है, तो मतलब जब ये अपना काम कर चुका होता है तो इसका यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो प्रोटीन है ना, मतलब ये जो हमारा एपीपी प्रोटीन है, तो इसका ब्रेकडाउन हमारा जो है नॉर्मली अगर देखा जाए हमारी बॉडी में तो वो होता है हमारा नॉन एमाइलॉइडोजेनिक पाथवे के थ्रू। देखो मुझे पता है आप लोग सोच रहे होगे ये सब क्या है, लेकिन ये चीज़ समझो यही हमारा अल्जाइमर डिजीज में हमें देखने को मिलता है। तो समझो आप लोग, ठीक है, कि हमारा जो न्यूरॉन्स की जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पे हमें एक एपीपी प्रोटीन देखने को मिलता है। अब इस प्रोटीन का ब्रेकडाउन अगर हम लोग देखें सिंपली नॉर्मली कैसे होता है, तो नॉर्मली हमारा होता है नॉन एमाइलॉइडोजेनिक पाथवे के थ्रू, जिसमें क्या होता है हमारे दो एंजाइम होते हैं, एक होता है अल्फा सिक्रिटेस, दूसरा होता है गामा सिक्रिटेस। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों हमारे इस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। अब देखो ये प्रोटीन हमारा कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, देखो ये जो अल्फा सिक्रिटेस है ना, ये हमारा इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, और ये जो गामा सिक्रिटेस है ये हमारा इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करता है। अब देखो आप लोग ऐसे समझो कि ऐसा मत समझना कि हमारा ऐसा कलर वगैरह इसका ऐसा होता है, वो सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जैसे मान लो हम लोग जो है नॉर्मल पाथवे देखें इसका ब्रेक डाउन का, तो नॉर्मली क्या होता है नॉन एमाइलॉइडोजेनिक पाथवे में हमारा अल्फा सिक्रिटेस इसको यहाँ से ब्रेक करता है, ठीक है, और गामा सिक्रिटेस इसको यहाँ से ब्रेक करता है। तो ये हमारा 3 पार्ट में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, ये देखो ये 1 2 3 इस तरीके से हमारा ब्रेक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है कि अल्जाइमर डिजीज में इसका जो ब्रेकडाउन है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है एमाइलॉइडोजेनिक पाथवे के थ्रू। अब देखो वैसे ये भी हमारा बॉडी में देखने को मिलता है लेकिन बहुत कम, लेकिन जो हमारा अल्जाइमर डिजीज है उसमें हम लोगों ने देखा कि एमाइलॉइडोजेनिक पाथवे बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें यहाँ पे ये अल्फा सिक्रिटेस की जगह हमारा एंजाइम आ जाता है बीटा सिक्रिटेस। और ये जो बीटा सिक्रिटेस है ये क्या करता है, ये इस प्रोटीन को यहाँ से ब्रेक करने की बजाय हमारा ब्रेक कर देता है यहाँ से, ठीक है। तो जब ये यहाँ से ब्रेक करता है तो ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाता है, यानी देखो एक पार्ट हमारा ये हो गया, दूसरा पार्ट हमारा ये पूरा वाला हो गया, ठीक है, और तीसरा पार्ट हमारा ये हो गया। मतलब आप लोगों ने देखा कि देखो अल्फा सिक्रिटेस क्या कर रहा था, इसको यहाँ से ब्रेक कर रहा था, जबकि बीटा सिक्रिटेस ने क्या किया, इसको यहाँ से ब्रेक किया, ठीक है। इसकी और गामा, देखो गामा तो अपना काम कर रहा है, गामा यहीं से ब्रेक कर रहा है, लेकिन बीटा वाले ने इसको यहाँ से ब्रेक करने के बजाय यहाँ से ब्रेक किया, जिसकी वजह से ये पूरा कह सकते हो जो रेड पोर्शन है ये हमारा अलग हो जाता है। और इस रेड पोर्शन को हम लोग बोलते हैं बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन या फिर बीटा एमाइलॉइड पेप्टाइड, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बीटा एमाइलॉइड पेप्टाइड या फिर प्रोटीन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या, चलो हम लोगों ने समझ गए कि हाँ चलो ठीक है, हमारा जो है अल्जाइमर डिजीज में एमाइलॉइडोजेनिक पाथवे एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है बीटा सिक्रिटेस आ जाता है अल्फा सिक्रिटेस की जगह, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन देखने को मिल जाता है। लेकिन फिर क्या, तो होता ये है कि देखो नॉर्मली क्या हो रहा था, ये जो हमारा कह सकते हो जो हमारे ये सारे पार्ट्स थे ये हमारे इजिली सॉल्युबलाइज हो जा रहे थे, इजिली इनका ब्रेकडाउन हो जा रहा था। लेकिन ये जो हमारा बीटा एमाइलॉइड होता है, ठीक है, इसका जो ब्रेकडाउन है या फिर कह सकते हो इसका जो सॉल्युबलाइजेशन है, ठीक है, ये हमारा बहुत मतलब थोड़ा सा टफ होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स होता है और इजीली नहीं हो पाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि चलो थोड़ा अमाउंट में अगर है तब तो चलो हमारी बॉडी इसको किसी तरह ब्रेकडाउन वगैरह कर देती है।
लेकिन होता क्या है कि जो हमारा अल्जाइमर डिजीज है उसमें इसका फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो होता क्या है कि भाई इसका ब्रेकडाउन पहली बात बहुत टफ होता है। तो जब इसका प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया तो इसका ब्रेकडाउन इजीली होगा नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारी बॉडी में इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं। और जब ये बीटा एमाइलॉइड पेप्टाइड बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं तो ये हमारा क्या बना लेते हैं, ये हमारा जो है कह सकते हो एक जो है एक्यूमुलेट होके, ठीक है, एक मतलब जो है सेनाइल मतलब एक प्लैक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। प्लैक मतलब वही चीज़ है ना कि यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे जो है बहुत सारे बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन जो है कह सकते हो आपस में इकट्ठा होकर जो है एक प्लैक का फॉर्मेशन बना लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एमाइलॉइड प्लैक। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एमाइलॉइड प्लैक, या फिर एक और नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेनाइल प्लैक। तो यहाँ पे देखो पहली चीज़ तो हमें ये देखने को मिलती है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अब ऐसा क्या माना जाता है कि ये जो सेनाइल प्लैक है, ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारा बेसिकली सबसे पहली बात तो ये जाके हमारा साइनैप्स में जो है इकट्ठा होना चालू हो जाता है। यानी कि यहाँ पे दो न्यूरोट्रांसमीटर्स के बीच में जो जंक्शन होता है जहाँ से हमारा मैसेज सिग्नल पास होता है, वहाँ पे ये हमारे सेनाइल प्लैक्स आके इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे न्यूरोनल जो भी कह सकते हो इन्फॉर्मेशन है, सिग्नल्स हैं, उनका पाथवे अफेक्ट हो जाता है। और दूसरा ऐसा भी माना जाता है कि ये क्या करते हैं, ये जो हमारा एमाइलॉइड प्लैक है, ठीक है, ये हमारे इन्फ्लामेशन या फिर कह सकते हो हमारे बॉडी में जो है इम्यून रिस्पॉन्स को भी बढ़ा देते हैं। मतलब इम्यून रिस्पॉन्स मतलब हमारी बॉडी के अगेंस्ट में बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सेल्स हैं, मतलब हमारी जो कह सकते हो WBCs हैं, वो हमारी न्यूरॉन्स को ही किल करना चालू कर देती है। ठीक है, तो एक ऐसा माना जाता है। तो देखो एक चीज़ तो हमें ये देखने को मिलती है कि एमाइलॉइड प्लैक देखने को मिलता है, और दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है, तो देखो ये जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, तो न्यूरॉन्स के अंदर हमें कुछ देखने को मिलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, जो कि हमारे न्यूरॉन्स का साइटोस्केलेटन फॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो होता क्या है कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे जो है कह सकते हो स्टेबलाइज होते हैं, या फिर कह सकते हो मतलब देखो ऐसा कहना नहीं चाहिए, ऐसा समझो कि ये बंधे रहते हैं किससे, हमारे एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाउ प्रोटीन। ठीक है, तो ये टाउ प्रोटीन देखो इनके बीच में क्या होता है, ये जैसे ये हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, ये और इनके बीच में हमें जो है जो है हमारा क्या होता है टाउ प्रोटीन्स जो है कह सकते हो इनके बीच में हमें स्टेबलाइज फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये बिल्कुल स्टेबल रहते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा सेल भी एकदम स्टेबल रहता है और साइटोस्केलेटन उसका अच्छे से रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों ने देखा कि जो अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट हैं उसमें हम लोगों ने देखा कि जो टाउ प्रोटीन्स हैं ये भी यहाँ पे क्या होते हैं, इन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं यहाँ से डिटैच हो जाते हैं, यानी यहाँ से अलग हो जाते हैं। और जब ये अलग हो जाते हैं तो सबसे पहली बात दो चीज़ें होती हैं। पहली बात, जब ये हमारे टाउ प्रोटीन अलग हुए तो ये आपस में इकट्ठा होना चालू हो गया, जिसकी वजह से ये बना लेते हैं हमारा जो है टाउ प्रोटीन का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं टैंगल्स ऑफ टाउ प्रोटीन। ठीक है, यानी कि ये हमारे जो है न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, मतलब ऐसा समझो कि टैंगल्स के फॉर्म में इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये आपस में इकट्ठा हो गए, ठीक है, बहुत सारे आपस में ऐसे ऐसे इकट्ठा हो गए बहुत सारे। तो यहाँ पे इन्होंने भी देखो समझो यहाँ पे दो प्लैक देखने को मिल रहे हैं। एक प्लैक हमारा देखने को मिल रहा है एमाइलॉइड पेप्टाइड का, ठीक है, बीटा एमाइलॉइड पेप्टाइड का प्रोटीन का, और दूसरा हमें देखने को मिलता है टाउ प्रोटीन का। बाकी इसका नाम अलग अलग हम दे देते हैं। ठीक है, जैसे इसका नाम हम लोग दे दिए सेनाइल प्लैक और इसका नाम हम लोग दे देते हैं न्यूरोफिब्रिलरी ट्रायंगल्स। अभी हम लोग देखेंगे, देखो अभी तो हम लोग बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, हम लोग उसको बहुत अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारे टाउ प्रोटीन है ये हमारे यहाँ से अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से पहली बात तो ये इकट्ठा हो जाते हैं, और दूसरी यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं तो भाई ये स्टेबलाइज हमारे इसी की वजह से रहते हैं। जब ये अलग हो जाते हैं तो ये हमारे अनस्टेबल हो जाते हैं, अब ये सारे हमारे अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारे सेल के अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शनल डिस्टर्बेंसेज देखने को मिल सकती है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, कि होता क्या है कि यहाँ पे देखो जैसे हमारे कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं और डाउन सिंड्रोम। तो देखो डाउन सिंड्रोम एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हमारा जो है कह सकते हो जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, ठीक है, तो उसकी एक्स्ट्रा कॉपी बनाना चालू कर देती है। और ये जो क्रोमोसोम नंबर 21 है ना, यही हमारा जो है कह सकते हो APP यानी कि एमाइलॉइड बीटा प्रिकर्सन प्रोटीन के फॉर्मेशन की मतलब इन्फॉर्मेशन रखता है। तो जब इसका फॉर्मेशन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हमारा कह सकते हो इसका फॉर्मेशन भी एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो है एमाइलॉइडोजेनिक पाथवे भी बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम भी एक रीजन हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, अगर मान लो किसी को अल्जाइमर्स डिजीज की फैमिली हिस्ट्री रही है तो वहाँ पे भी जान से जाएं। एज, तो एज देखो एज सबसे मेजर रिस्क फैक्टर होता है। मतलब ये समझो कि एज बढ़ने के साथ इसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ब्रेन ट्रॉमा, ठीक है, ब्रेन ट्रॉमा मतलब कि ब्रेन में किसी तरह का ट्रॉमा वगैरह चोट वगैरह लग सकती है। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शंस, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन का मतलब ही होता है कि यहाँ पे हमारी ब्लड सप्लाई का रिड्यूस हो जाना। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई अगर रिड्यूस होती है तो वहाँ पे भी चांसेस हो सकते हैं। और हाइपरटेंशन, ठीक है, तो यहाँ पे स्मोकिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज, देखो ये सारी चीज़ें क्या करती है भाई, ये सारी चीज़ें हमारी ब्लड वेसल्स को डैमेज करती हैं। तो ये सारे भी हमारे कुछ रीजन हो सकते हैं।
तो देखो ये था हमारा यहाँ पे अल्जाइमर्स डिजीज का बेसिक इंट्रोडक्शन, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस के बारे में। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, देयर आर टू मेजर पैथोजेनिक चेंजेस आर सीन इन अल्जाइमर्स पेशेंट थ्रू विच वी कैन एक्सप्लेन इट्स पैथोजेनेसिस ऑल्दो इट्स नॉट फुली अंडरस्टूड हाउ दे कॉज न्यूरो डीजनरेशन। देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि हम लोग को दो चीज़ें देखने को मिलती है पैथो यहाँ पे हमारे अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट में। पहला सेनाइल प्लैक यानी ये जो हमारा बीटा एमोलॉइड का प्लैक है, और दूसरा न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स यानी ये जो हमारे टाउ प्रोटीन्स का जो टाउ प्रोटीन्स इकट्ठा हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। लेकिन इन दोनों की वजह से हमारा न्यूरो डीजनरेशन यानी हमारे न्यूरॉन्स डीजनरेट कैसे हो रहे हैं वो हमें बहुत अच्छे से नहीं पता, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा एजम्पशन लगाते हैं कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा होगा, तो हम लोग देख रहे हैं उसको, ठीक है। बाकी सेनाइल प्लैक जैसा हम लोगों ने देखा एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा एमोलॉइड प्रोटीन, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स हमारा टैंगल्स ऑफ टाउ प्रोटीन, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं। ड्यू टू वेरियस हिटोलॉजिकल फैक्टर्स, तो यहाँ पे देखो हो रहा है दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। दोनों बातों को हम लोग अलग अलग देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, क्लीवेज ऑफ एपीपी यानी कि जो हमारा एमोलॉइड बीटा प्रोटीन है, ठीक है, एमोलॉइड बीटा प्रिकर्सर प्रोटीन है, इसका क्लीवेज मतलब ये कह सकते हो इसका मतलब ब्रेक होना, ठीक है, तोड़ना। तो क्लीवेज ऑफ एपीपी बाई एंजाइम्स कॉल्ड बीटा सिक्रेटेस एंड गामा सिक्रेटेस, यानी कि यहाँ पे देखो नॉर्मली क्या होता है इसका जो क्लीवेज है वो अल्फा और गामा करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है हमारा बीटा और गामा इसका क्लीवेज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एमोलॉइड बीटा पेप्टाइड्स, यानी कि यहाँ पे देखो इस चीज़ को भी हम लोग बोलते हैं एमोलॉइड बीटा पेप्टाइड, यानी इस प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, या फिर पेप्टाइड का, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ए बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ए बीटा का मतलब एमोलॉइड बीटा पेप्टाइड, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है हमारा यहाँ पे एग्रीगेशन ऑफ एमोलॉइड बीटा पेप्टाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है मतलब यहाँ पे देखो जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ना चालू हो जाएंगे तो क्या होगा, इसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ पे पेप्टाइड क्या होता है? आप लोग पेप्टाइड क्या होता है जानते हो तो कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है। और पेप्टाइड और प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताओ पेप्टाइड क्या होता है, और पेप्टाइड और प्रोटीन में क्या सिमिलरिटी होती है, ये सारी चीज़ें आप लोग बताओ अगर कमेंट में लिख के, अगर आप लोग को पता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या होता है कि हमारा जो है एग्रीगेशन, यानी एग्रीगेशन का मतलब वही चीज़ है कि यहाँ पे ये इकट्ठा होना चालू हो जाता है, ठीक है। जब बीटा एमोलॉइड देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, तो ये हमारा एग्रीगेट फॉर्म कर लेगा, और जब ये एग्रीगेट फॉर्म कर लेगा तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सेनाइल या फिर एमोलॉइड प्लैक्स, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सेनाइल प्लैक या फिर एमोलॉइड प्लैक। अब ऐसा माना जाता है कि इसकी वजह से क्या हो जाता है, डिसरप्ट साइनेप्टिक फंक्शन, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो हमारा देखो ये जो इन दोनों के बीच में स्पेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं साइनैप्स, तो इनके बीच में क्या होता है इस साइनेप्टिक फंक्शन में डिसरप्शन हो जाता है, ठीक है, और इंड्यूस इन्फ्लामेशन, और इसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि ये हमारा इन्फ्लामेशन को भी बढ़ा देता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और यहाँ पे अदर पैथोलॉजिकल और कुछ और भी ऐसा पैथोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और अगर हम लोग दूसरा पाथवे देखें तो दूसरा पाथवे में देखो क्या हो रहा था, डिटैचमेंट ऑफ टाउ प्रोटीन फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल्स ड्यू टू हाइपर फॉस्फोराइलेशन। देखो यहाँ पे ये जो टाउ प्रोटीन है ये हमारा क्या हो रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल से डिटैच हो रहा है, और इसके पीछे रीजन हम लोग ऐसा देखते हैं कि हाइपर फॉस्फोराइलेशन। देखो फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप का जुड़ना, और हाइपर का मतलब बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो टाउ प्रोटीन है ये हमारा जो है डिटैच हो जाता है। अब डिटैच होकर क्या होता है एग्रीगेशन, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कह सकते हो इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं, एग्रीगेट्स फॉर्म कर लेते हैं। एग्रीगेट्स को हम लोग एट लास्ट में क्या बोल देते हैं, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। अब ऐसा माना जाता है कि ये क्या करते हैं, देखो कुछ चीज़ें तो ये डेफिनेटली करते हैं, जैसे इसकी वजह से माइक्रोट्यूब्यूल डिस्टेबलाइज हो जाता है। बाकी ऐसा माना जाता है कि हमारे सेल्यूलर प्रोसेस के साथ भी इंटरफेयर करते हैं, और हमारा जो है जो भी न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन है उसको डिसरप्ट कर देते हैं। देखो होता क्या है, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा कि देखो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नल है वो हमारा एक्सॉन के थ्रू होते हुए जाता है। तो यहाँ पे देखो जब ये हमारे एग्रीगेट्स जो है बीच में सेल के बीच में इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं, तो ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाए, ठीक है, मान लो जैसे, और यहाँ पे देखो ये जो हमारा कह सकते हो जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये भी हमारा जो है अनस्टेबल होकर हमारे बीच बीच में इकट्ठा हो गए, जिसकी वजह से क्या है भाई, सिग्नल यहाँ पे अच्छे से पास ही नहीं हो पाएगा। जब सिग्नल पास नहीं हो पाएगा तो हमारा क्या होगा, जो दो न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से एट लास्ट में क्या हो सकता है, हमारा जो है न्यूरोनल डिसफंक्शन और डीजनरेशन हो सकता है, और हमें जो है अल्जाइमर्स डिजीज देखने को मिल सकती है। सो ये था हमारा यहाँ पे बेसिक पैथोजेनेसिस ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके सिम्टम्स वगैरह के बारे में। तो सिम्टम्स देखो यहाँ पे देखो सबसे मेजर सिम्टम है लॉस ऑफ मेमोरी फंक्शन, यानी हमारी सोचने मतलब जो है यादाश्त पेशेंट की खो जाती है, ठीक है। पुअर जजमेंट, यानी किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जज ना कर पाना, ठीक है। कन्फ्यूजन देखने को मिल सकती है, चेंजेस इन मूड, बिहेवियर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे हमारे कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन यानी इसकी वजह से और क्या क्या हो सकता है, तो इनएबिलिटी टू परफॉर्म डेली टास्क, यानी कि डेली टास्क परफॉर्म करने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे लॉस ऑफ मोबिलिटी, यानी कि
मूवमेंट का लॉस हो सकता है एट लास्ट में, और माल न्यूट्रिशन। अब देखो जैसे यहाँ पे जब हम लोग चल फिर नहीं पाएंगे, ठीक है, और मतलब धीरे धीरे क्या होगा, बिल्कुल मूवमेंट लॉस हो जाएगा, तो हम लोग खाना वगैरह भी नहीं खा पाएंगे, ठीक है, मतलब पेशेंट खाना वगैरह नहीं खा पाएगा अच्छे से, जिसकी वजह से उसके अंदर माल न्यूट्रिशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, निमोनिया के चांसेस भी हो सकते हैं, और अल्टीमेटली यहाँ पे पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और ट्रीटमेंट की बात करें तो वही चीज़ है कि यहाँ पे देयर इज़ नो परमानेंट क्योर फॉर दिस डिजीज, ट्रीटमेंट इज मेनली फोकस ऑन मैनेजिंग सिम्टम्स एंड स्लोइंग डाउन प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे देखो ट्रीटमेंट हम लोग क्या दे सकते हैं, जैसे कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स। तो यहाँ पे क्या देखा गया है कि जैसे हमारा जो एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, तो ऐसा देखा गया है कि हमारा जो अल्जाइमर डिजीज है उसमें हमारे एसिटाइल कोलिन का भी लेवल जो है हमें लो देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है कि जो हमारे कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे डिजनरेशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कोलिन स्ट्रेस क्या होता है भाई, कोलिन स्ट्रेस हमारा वो एंजाइम होता है जो कि एसिटाइल कोलिन को किल करता है। मतलब ऐसे समझो एसिटाइल कोलिन को हमारी बॉडी में किल करने का काम कौन करता है, कोलिन स्ट्रेस। अब एसिटाइल कोलिन हमारा ऑलरेडी हमारा जो है कह सकते हो कम हो रहा है इसमें अल्जाइमर्स में, और अगर ये कोलिन स्ट्रेस उसको और ख़त्म कर देगा तो हमारे बॉडी में बिल्कुल ही कम हो जाएगा। तो हम लोग कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स देते हैं, यानी कि ये कोलिन स्ट्रेस को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का लेवल बॉडी में थोड़ा सा मेंटेन रहता है। बाकी हम लोग जो है मेमेंटीन दे सकते हैं, जो कि हमारा NMDA रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है। तो ऐसा माना जाता है कि हमारा यहाँ पे NMDA रिसेप्टर्स का भी हाइपर एक्टिवेशन हमें देखने को मिलता है। अब देखो मुझे पता है थोड़ा सा आप लोग ये सब चीज़ें नहीं समझ रहे हो, तो अभी देखो अभी हम लोग इतना समझ भी नहीं सकते, इसको हम लोग देखेंगे अपने फार्माकोलॉजी के अंदर, ठीक है। और काउंसलिंग थेरेपी वगैरह और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है ट्रीटमेंट में प्रेफर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे अल्जाइमर डिजीज। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने डिप्रेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग जो है बात करें अपने डिप्रेशन के बारे में। तो डिप्रेशन क्या होता है भाई, डिप्रेशन इज अ मूड डिसऑर्डर, ठीक है, मतलब ये हमारा मूड डिसऑर्डर होता है दैट कॉजेज अ परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट। देखो डिप्रेशन में बेसिकली क्या होता है कि जैसे मूड क्या होता है, मूड मतलब कि मतलब हमें किसी चीज़ के बारे में कैसा फील हो रहा है, ठीक है, हम लोग अच्छा फील कर रहे हैं, बुरा फील हो रहे हैं, तो इसमें हमारा मूड जो है मतलब डिस्टर्ब हो जाता है काफ़ी, मूड हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। हम लोग जो है मतलब पेशेंट जो है पूरे टाइम जो है सैडनेस मतलब फील होता है, ठीक है, उसका किसी भी चीज़ से इंटरेस्ट हट जाता है। इट इज़ अ वेरी कॉमन बट सीरियस मेंटल इलनेस। देखो वैसे तो डिप्रेशन आजकल बहुत आम हो चुका है, स्पेशली आजकल के ज़माने में, लेकिन फिर भी ये बहुत सीरियस हो सकती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि डिप्रेशन कितना सीवियर है। इट इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क फॉर सुसाइड, और सुसाइड के पीछे यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मेजर कॉज देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब देखो सुसाइड के पीछे ज़्यादातर यही देखने को मिलता है, पेशेंट यहाँ पे डिप्रेशन से गुजर रहा होता है, ठीक है। और बाकी हम लोग बात करें तो इट अफेक्ट्स हाउ यू थिंक फील एंड हैंडल डेली एक्टिविटीज़। और यहाँ पे जैसे हम लोग इस क्या क्या अफेक्ट करता है, ठीक है, तो पेशेंट की जो है थिंकिंग एबिलिटी, फीलिंग और डेली एक्टिविटीज़ को हैंडल करने की कैपेबिलिटी, ठीक है, और रिजल्टिंग इन इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो डिप्रेशन में सिर्फ इमोशनल प्रॉब्लम होती है, लेकिन एट लास्ट में ये फिजिकल प्रॉब्लम्स को भी लीड कर सकता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें अपने टाइप्स ऑफ डिप्रेशन की, तो यहाँ पे देखो बहुत अलग अलग टाइप की डिप्रेशन हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसको हमारा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ने रिकॉग्नाइज किया है। जैसे हमारे यहाँ पे आ जाता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, परसिस्टेंट, तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आ जाता है हमारे यहाँ पे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। सो यहाँ पे देखो इट इज़ अ सीरियस एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिप्रेशन, यानी ये थोड़ा हमारा सीरियस होता है, और ज़्यादातर हमें जो है डिप्रेशन अगर किसी को, देखो ऐसा नहीं है कि कोई थोड़ा देर के लिए परेशान है, ठीक है, कोई इंसान अगर मान लो महीनों भर के लिए भी परेशान है, तो ऐसा हम लोग उसको डिप्रेशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। डिप्रेशन एक अलग चीज़ होती है। तो डिप्रेशन जब किसी को होता है तो उसमें जो मेजर मतलब कह सकते हो मोस्ट कॉमन टाइप हमारा यही होता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस, मतलब कि सैडनेस की कंटिन्यूअस मतलब परसिस्टेंट मतलब लगातार फील हो रही है। होपलेसनेस मतलब बिल्कुल होप खत्म हो चुकी है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज़, यानी डेली एक्टिविटीज़ से बिल्कुल भी इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में। फिर आ जाता है हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप्स, जैसे हमारा आ जाता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। सो यहाँ पे देखो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होता है, इट इज़ अ क्रॉनिक फॉर्म, मतलब ये हमारा ना काफ़ी लंबे टाइम तक, मतलब जब डिप्रेशन किसी को 2 साल या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम तक के लिए हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। बाकी सिम्टम्स ऑफ पीडीडी इज माइल्डर कंपेयर टू एमडीडी, यानी कि परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से हल्के होते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉन्गर पीरियड के लिए देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा इस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। और फिर आ जाता है हमारे यहाँ पे बाईपोलर डिप्रेशन। तो यहाँ पे देखो इसको बाईपोलर डिप्रेशन की बजाय हम लोग बाईपोलर डिसऑर्डर बोले तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं, डिप्रेशन और मैनिया।
तो मैनिया देखो क्या होता है, मैनिया मतलब जब हम लोग किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, और डिप्रेशन मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए जो बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं ना, मतलब हमारा लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे मैनियाक डिप्रेसिव इलनेस भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स पीरियड ऑफ एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, यानी यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है, इट इंक्लूड्स इमोशनल हाइज, यानी कभी कभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा हम लोग हाई मतलब काफ़ी एक्साइटेड होंगे, और कभी कभी एकदम लो हो जाएंगे, ठीक है। तो जो एकदम एक्साइटनेस होती है उसको हम लोग मैनिया बोलते हैं, और एकदम लो को हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और फिर आ जाता है हमारा सीजनल डिप्रेशन। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जैसे समर्स के मतलब विंटर्स के टाइम में जब सनलाइट जो है बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलती, तो उसकी वजह से भी कुछ लोगों में डिप्रेशन देखने को मिल सकता है, और ये हमारा समर के साथ जो है चला जाता है, ठीक है। साइकोटिक डिप्रेशन, देखो ये हमारा काफ़ी जो है सीवियर डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना पेशेंट को जो है दो चीज़ें, मतलब यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे पेशेंट के अंदर दो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एक हैलुसिनेशन का मतलब होता है सीइंग और हियरिंग थिंग्स दैट आर नॉट देयर, यानी पेशेंट ऐसी चीज़ों को देखना और सुनना चालू कर देता है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी खतरनाक हो जाता है। और दूसरा हमारा डेल्यूजन्स, यानी स्ट्रांगली हेल्ड फॉल्स बिलीफ्स, यानी पेशेंट जो है ऐसी चीज़ों पे बिलीव करना चालू कर देता है, और बहुत स्ट्रांग, मतलब उसका इतना स्ट्रांग भरोसा हो जाता है जो चीज़ें एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब जो सच नहीं है, मतलब वो झूठ को बहुत स्ट्रांगली सच मान बैठता है। तो ये हो जाता है साइकोटिक, मतलब वो थोड़ा सा साइको, देखो साइको का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा पागलों जैसी हरकतें करना चालू कर देता है, ठीक है। और बाकी अभी हम लोग इसको जो है सीजोफ्रेनिया में देखेंगे, ठीक है। और बाकी हम लोग बात करते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि कुछ कुछ वुमेन्स में देखने को मिलता है, जब वो लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी के बाद जब उनका बेबी हो जाता है, तो कुछ लोगों में थोड़ा ये डिप्रेशन देखने को मिलता है, जो कि हमारा प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर जो है 1 साल तक देखने को मिल सकता है। और फिर आ जाता है हमारे यहाँ पे प्री मेंस्ट्रुअल डिप्रेशन। तो ये यहाँ पे जैसे वुमेन्स में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे या फिर उससे कुछ वीक पहले हमें देखने को मिल सकता है, और मेंस्ट्रुएशन के बाद ये यहाँ पर इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कॉजेज ऑफ डिप्रेशन। सो यहाँ पे देखो कॉजेज ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हमारा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, इम्बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब देखो हमारी बॉडी में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि हमारा कह सकते हो हमें एक्साइट करने का काम करते हैं, जैसे डोपामीन हो गया, एसिटाइलकोलिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया। ये सारे हमारे कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हमें खुशी का फील कराते हैं, मतलब प्लीजर का। तो अगर इनके बीच में इम्बैलेंस हो जाए, फिर इनकी कमी हो जाए, ठीक है, तो उसमें भी डिप्रेशन हो सकता है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, यानी कि हमारा कह सकते हो सोशल लाइफ कैसा है, ठीक है, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, वो भी हो सकता है। और मेडिकल कंडीशंस, यानी अगर हमें कोई बीमारी वगैरह है, तो देखो किसी बीमारी की वजह से डिप्रेशन बहुत कॉमन होता है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट बीमार होता है तो वो उस बीमारी को सोच के ही डिप्रेशन में चला जाता है। और सर्टेन मेडिकेशंस, तो कुछ मेडिकेशंस भी इसको कॉज कर सकती हैं। सोशल आइसोलेशन, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब अकेले कमरे में रह रहे हैं, ठीक है, सोशली बिल्कुल भी निकल नहीं रहे हैं, मिल नहीं रहे किसी से, तो वहाँ पे भी हो सकता है। और चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो अगर किसी को मतलब यहाँ पे मतलब बचपन में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, तो वहाँ पे भी डिप्रेशन हो सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके पैथोजेनेसिस की, सो यहाँ पे देखो इसकी पैथोजेनेसिस को ना हम लोग जो है मतलब देखो यहाँ पे डिप्रेशन को मतलब एक्चुअल में हम लोग नहीं समझा सकते कि कैसे हो रहा है। बाकी हाइपोथेसिस मतलब ऐसी कुछ अवधारणा है जिसकी थ्रू हम लोग समझा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइपोथेसिस है, एक हमारा मोनोअमीन हाइपोथेसिस और दूसरा हमारा न्यूरो एंडोक्राइन हाइपोथेसिस। सो यहाँ पे देखो ये दोनों क्या बोलते हैं, देखो ड्यू टू स्ट्रेस, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि जो भी हम लोगों ने फैक्टर देखे उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे देखो मोनोअमीन हाइपोथेसिस का मतलब है यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स, यानी कि कुछ हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि हमारे ब्रेन को एक्साइट करने का काम करते हैं। तो अगर उनकी कमी हो जाए, उनकी डेफिशिएंसी हो जाए, जैसे कौन कौन से नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन और सेरोटोनिन, तो इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमारा जो है हम लोग जो है जब इनकी कमी हो जाती है तो फीलिंग ऑफ एंजाइटी, लैक ऑफ मोटिवेशन, एनर्जी, स्लीप, मूड स्विंग्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ पे दूसरा क्या होता है, देखो यहाँ पे दूसरा होता है, यहाँ पे अगर आप लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो जान लो, हमारा एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जो कि कह सकते हो स्ट्रेस हार्मोन होता है, ठीक है, जो कि अगर हमारी बॉडी में तब निकलता है जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि देखो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, और ये भी हमारा डिप्रेशन कॉज करने में एक मेजर रोल प्ले करता है। तो ये होता क्या है कि ये हमारा निकालता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड कब निकालता है, जब हमारा हाइपोथैलेमस इसको भेजता है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। देखो यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ा सा बनाना भूल गए हैं, ठीक है, बाकी यहाँ पे कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, तो होता क्या है, देखो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिसीव करता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है हमारे यहाँ पे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और जब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज होता है तब हमारा रिलीज होता है कॉर्टिसोल, ठीक है।
तो अगर आप लोगों ने एंडोक्राइन पढ़ा है तो पता होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, इतना समझो कॉर्टिसोल हमारा एक हार्मोन होता है जो कि हमारा एंडोक्राइन पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है जब उसको सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस, और ये भी हमारा डिप्रेशन कॉज करने में मेजर रोल प्ले करता है। तो देखो ये हमारा न्यूरो एंडोक्राइन हाइपोथेसिस होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस कहाँ से, न्यूरॉन से, ठीक है, मतलब नर्वस सिस्टम से। पिट्यूटरी कहाँ है, एंडोक्राइन से, तो न्यूरो एंडोक्राइन हो गया, और ये हमारा मोनो अमीन हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पैथोजेनेसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं डिप्रेशन की। और बात करें हम लोग यहाँ पे इसके साइन एंड सिम्टम्स की, यानी डिप्रेशन के पेशेंट में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो परसिस्टेंट सैडनेस, यानी काफ़ी लंबे टाइम से जो है सैडनेस देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे होपलेसनेस, ठीक है, और लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उसकी होप बिल्कुल खत्म हो सकती है, उसका चीज़ों से इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो सकता है। फीलिंग ऑफ गिल्ट, मतलब यहाँ पे डिप्रेशन वाले पेशेंट को ऐसा लगता है ना कि मतलब वो हमेशा गिल्ट फील करता है कि हाँ मैं ही गलत हूँ, मेरी ही सारी गलती है, मतलब कि वॉरलेसनेस, उसको ऐसा लगता है जैसे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, मतलब उसकी इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्लीप डिस्टर्बेंस है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि तो दो चीज़ें हो सकती है, तो वो दिन भर सो रहा है, ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी खत्म हो सकता है। लो सेल्फ स्टीम, यानी उसकी सेल्फ वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। फॉरगेटफुलनेस, यानी चीज़ों को वो जो है भूलना चालू कर देता है। इरिटेबिलिटी, यानी छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाता है। लैक ऑफ एनर्जी, उसके अंदर से एनर्जी खत्म हो सकती है। सुसाइडल थॉट्स, तो अक्सर उसको सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। अब देखो मुझे पता है आप लोग सोच रहे हो कि ये सारे सिम्टम्स तो आप लोगों से मैच हो रहे हैं, लेकिन आप लोग इतना टेंशन मत लो, आप लोगों को डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन होता तो आप लोग ये पढ़ ना रहे होते, ठीक है। खैर चलो, इतना परेशान ना हो, डिप्रेशन में नहीं हो आप लोग। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे इसके क्या क्या हो सकते हैं, सुसाइड। खैर अगर आप लोग को सीरियसली लगता है, ठीक है, कि अगर ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आप लोगों से बहुत ज़्यादा मैच हो रहे हैं तो आप लोग को थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, डिप्रेशन का अल्टीमेट कॉम्प्लिकेशन सुसाइड हो सकता है, ठीक है। सोशल आइसोलेशन, तो देखो यहाँ पे जैसे डिप्रेशन वाला पेशेंट क्या होता है, सोशली आइसोलेट हो जाता है। रिलेशनशिप इशूज हो जाते हैं, ठीक है, उसको, क्योंकि वो डिप्रेस्ड रह रहा है। और प्री मैच्योर डेथ, तो यहाँ पे देखो ऐसा देखा गया है कि अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला रह रहा है, काफ़ी डिप्रेशन में है, तो उसकी मतलब लाइफ एज, मतलब उसकी एज भी धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है, और वो प्री मैच्योर डेथ की तरफ बढ़ जाता है। और ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे डिप्रेशन का ट्रीटमेंट जैसे क्या हो सकता है, काउंसलिंग थेरेपी हो सकती है, एंटी डिप्रेशन हमारी कुछ ड्रग्स होती हैं, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, माइंडफुलनेस का मतलब है कि यार देखो उन चीज़ों में खुशी फील करना जो चीज़ आप लोग के पास है, मतलब आप लोग के पास जो भी चीज़ है उसके लिए आभारी होना, ठीक है, क्योंकि देखो डेफिनेटली आप लोग के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 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 इस दुनिया में 60 to 70% लोगों के पास नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आभारी होना। और सोशल कनेक्शन से, और यहाँ पे देखो बिल्कुल भी किसी को डिप्रेशन है तो उसको आइसोलेशन में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ठीक है, उसको ट्राई करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करने का। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में, जो कि हमारे यहाँ पे सिजोफ्रेनिया या फिर स्किजोफ्रेनिया, जो भी आप लोग पढ़ना चाहो। तो बात करें हम लोग यहाँ पे सिजोफ्रेनिया के बारे में। सो यहाँ पे देखो सिजोफ्रेनिया इज डिफाइंड एज स्प्लिटिंग ऑफ माइंड। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो सिजो का मतलब होता है स्प्लिट, ठीक है, और फ्रेनिया का मतलब होता है थोड़ा सा माइंड से रिलेटेड, ठीक, ग्रीक वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ माइंड से क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो सिजोफ्रेनिया में पेशेंट का माइंड है वो थोड़ा सा मतलब स्प्लिट बिहेवियर शो करने लगता है। मतलब स्प्लिट, देखो स्प्लिट माइंड और स्प्लिट पर्सनालिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे आप लोग दोनों को रिलेट मत करना। स्प्लिट माइंड का मतलब होता है कि यहाँ पे देखो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। सिजोफ्रेनिया में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। पहला होता है हैलुसिनेशन, दूसरा होता है डिल्यूजन, और इसको अभी हम लोगों ने साइकोटिक डिप्रेशन में भी देखा। सो यहाँ पे देखो होता क्या है, जो हमारा हैलुसिनेशन है इसका मतलब होता है हम पेशेंट जो है ऐसी आवाज़ें या फिर ऐसी चीज़ें देखना चालू कर देता है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और डिल्यूजन का मतलब वो ऐसी चीज़ों पे बिलीव करना चालू कर देता है जो यहाँ पे क्या जो मतलब गलत होती हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करने लगता है। सो यहाँ पे देखो अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ अ सीरियस साइकोटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी। मतलब अल्टीमेटली क्या होता है, पेशेंट यहाँ पे थोड़ा एक अलग ही दुनिया में चालू कर देता रहना, मतलब वो अपनी ही एक बनाई हुई वर्ड में रियलिटी से अलग हो जाता है, ठीक है। मतलब वही चीज़ है ना कि उसको देखो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, ऐसी चीज़ें सुनाई दे रही जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। बाकी इट इज़ अ सीरियस मेंटल इलनेस दैट हैज़ एन इफेक्ट ऑन हाउ अ पर्सन फील्स बिहेव्स एंड थिंग्स। मतलब जो है पेशेंट की सोचने समझने की जो भी मतलब कह सकते हो फीलिंग्स होती हैं उस पर ये हमारा इम्पैक्ट करता है। बहुत ही सीरियस है हमारा एक, क्योंकि देखो ये हमारा सीरियस हो जाता है क्योंकि पेशेंट को ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, या फिर ऐसी चीज़ सुन रही हैं, या फिर वो बहुत गलत बिलीव कर रहा है, ठीक है। और बाकी हमारा ये मेन में जो है ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है वुमेन के कंपेयर में, ठीक है।
नाउ कॉजेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो द एग्जैक्ट कॉजेज ऑफ इस, अब देखो वही चीज़ है ना कि सिजोफ्रेनिया का भी एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता है, बट इट इज बिलीव दैट मैनी जेनेटिक इन्वायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स प्लेज अ की रोल। अब यहाँ पे जैसे कुछ कुछ फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, प्रीनेटल का मतलब कि अगर मान लो प्रेगनेंसी के टाइम यानी कि बिल्कुल मदर के यूट्रस के अंदर ही अगर मान लो कुछ ऐसा इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, प्रीनेटल मतलब जन्म से पहले ही, ठीक है, फीटल स्टेट में ही अगर यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब कुछ भी इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो वहाँ पे भी फैक्टर्स हो सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री, सोशल फैक्टर्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस। तो यहाँ पे भी देखो न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस से यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि डोपामीन का लेवल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है सिजोफ्रेनिया के अंदर, ठीक है। और सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो देखो सिम्टम्स यहाँ पे जैसे दो टाइप के सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो पॉजिटिव नेगेटिव से यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है कि पॉजिटिव अच्छा हो गया, यहाँ पे दोनों ही बेकार होते हैं। बस पॉजिटिव का मतलब थोड़ा सा ऐसे समझ लो डायरेक्ट सिम्टम्स, ठीक है, जैसे कि हालुसिनेशन, डेल्यूजन्स और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ठीक है, बोलने में हड़बड़ाहट होना, ठीक है। और निगेटिव की बात करें तो यहाँ पे इसके अलावा जैसे हमारा जो है इमोशनल अनस्टेबलनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे इसके पैथोजेनेसिस के बारे में, सो यहाँ पे देखो वही चीज़ है कि द पैथोजेनेसिस ऑफ सिजोफ्रेनिया इज नॉट फुली अंडरस्टूड। इट इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, न्यूरोबायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ है कि इसकी भी पैथोजेनेसिस हम लोग बहुत अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। बाकी यहाँ पे एक हाइपोथेसिस है जिसको हम लोग बोलते हैं डोपामीन हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, द डोपामीन हाइपोथेसिस इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन थ्योरीज फॉर द पैथोजेनेसिस ऑफ सिजोफ्रेनिया। मतलब यहाँ पे ये हमारी थोड़ा सा मोस्ट एक्सेप्टेबल और मोस्ट वेल नोन थ्योरी है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इट इज़ एसोसिएटेड विथ हाइपर एक्टिविटी ऑफ डोपामीन इन सर्टेन पाथवे। मतलब डोपामीन की कुछ कह सकते हो कुछ सर्टेन हमारे ऐसे पाथवे होते हैं ब्रेन में जहाँ पे हाइपर एक्टिविटी हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज्ड D2 रिसेप्टर सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे देखो हमारा डोपामीन का एक रिसेप्टर होता है D2 रिसेप्टर, वैसे और भी होते हैं लेकिन D2 रिसेप्टर वैसा होता है जो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है। मतलब जिसकी वजह से क्या होता है, डोपामीन कुछ ज़्यादा बाइंड होना चालू हो जाता है या फिर डोपामीन का लेवल भी बढ़ सकता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के डोपामीन की एक्टिविटी हमारे बॉडी ब्रेन में बढ़ने से हमारा जो है सिजोफ्रेनिया डेवलप हो जाता है, ठीक है, ऐसा हाइपोथेसिस माना गया है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझाना चाहें तो ड्यू टू वेरियस जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज एंड टारगेट फीचर्स, ठीक है। मतलब इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा जो है न्यूरो डेवलपमेंटल मतलब थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा जो है ब्रेन में डिसफंक्शन हो सकता है और इम्प्रॉपर बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा सिजोफ्रेनिया देखने को मिल सकता है। नाउ ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ट्रीटमेंट वही चीज़ हमारा यहाँ पे हम लोग जो है थेरेपी ले सकते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स दे सकते हैं, एंटी डिप्रेशंस और लाइफ स्टाइल चेंजेस, तो ये हमारे इसके ट्रीटमेंट से एसोसिएट होते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने ख़त्म किया अपना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, और सभी टॉपिक्स हम लोगों ने एक ही वीडियो में कवर किए। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करना, और बहुत हार्ड वर्किंग वीडियो थी तो ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को कैसी लगी, ठीक है। और हाँ, लाइक भी कर सकते हो जैसा आप लोग का मन हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।